सर, आप सभी का बहुत स्वागत है ढाई आखर के इस मंच पर। आपको हम लोग कह सकते हैं कि सुनते हुए बड़े हुए, सुनते पढ़ते लिखते हुए। हाँ, मतलब आप सब बड़े होने का मतलब यह है कि हमने पढ़ना लिखना मीडिया को समझना वहाँ से सीखा। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो बहुत भूमिका में नहीं जाऊँगा। मीडिया को परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है, चौथा खंभा को परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधे सीधे इस सत्र पर इसके मुख्य विषय पर आना चाहूँगा। सर, पिछले लगभग 2 दशक जो एक तरह से टीवी मीडिया के उरूज के दशक हैं, इसमें हम देखते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से ऊपर गईं, फिर नीचे आईं। तो इसमें एक सवाल जहाँ से असल में मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, जब हम इस सत्र की परिकल्पना कर रहे थे, तो चौथा खंभा ये नाम जब हमने सोचा, तो हमारे मन में ये सवाल था कि ये चौथा खंभा जो बाकी 3 खंभे हैं, उससे हम परिचित हैं और वो वैधानिक है। ये चौथा खंभा एक तरह से ये दर्जा इस देश की जनता ने, दुनिया की जनता ने मीडिया को दिया। आज़ादी के पहले के युग की जो मीडिया है, उस समय जो चुनौतियां थीं, जिस तरह के काम हो रहे थे, तमाम चुनौतियों के बीच, तमाम दबावों के बीच एक उपनिवेश हम थे उस समय। उसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद की मीडिया है, आपातकाल का दौर आता है और जनरेटर चला चला के अखबार छापे गए जब बिजली की सप्लाई काट दी जाती थी। मीडिया ने अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी तरह से किया। तो पहला सवाल मेरा यही है कि क्या आज भी मीडिया चौथा खंभा है? सर, संकेत सर, आप सवाल ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? तीनों लोगों से है। हाँ, मैं ठीक। आपसे शुरू करना जी, चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, सब लोगों का। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एआई के माध्यम से मुझे बहुत गोरा बना दिया इस तस्वीर में। क्या मीडिया अभी भी चौथा खंभा है? अगर मुझको एक एक बार एक वर्ड में अगर बोलना है तो हाँ है। अब मीडिया है क्या, उसका प्रारूप क्या है, उसके हिसाब से आप तय कीजिए। एक ज़माना था जब अखबार को वो इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि अखबार में अगर कुछ छप जाए तो इट इज़ द गॉस्पल, सच है, जो लिखा हुआ है वो सच है। मैगजीन्स भी उसी श्रृंखला में थी। रेडियो आया तो फिर ऐसा नहीं है कि अखबार की भूमिका कम हो गई, लेकिन माध्यम बदला। रेडियो से आप जो भी खबर पहुंचाना चाह रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, मास कम्युनिकेशन। टीवी उसी चीज़ को और आगे लेकर के गया, जिसमें आप टेलीविज़न में देख रहे थे, और राजीव भाई, हम, आशीष सर, हम लोग सभी वो दौर देखे हुए हैं जब टीवी की इतनी अहमियत थी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही शुरू नहीं होती थी जब तक टीवी वाले अपना कैमरा ना लगा लें। इससे पहले वाले कालखंड में यूएनआई और पीटीआई ना आ जाए तो तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं होगी। उससे पहले कोई बड़े अखबार के अगर रिपोर्टर ना आ जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि आज मुख्य धारा मीडिया, जिसको फोर्थ एस्टेट कहा जाता है, वो अपना प्रारूप बदल चुका है। अब डिजिटल माध्यम से जो लोग अपनी बात कहते हैं वो मुख्य धारा है। मैं अपने आप को मुख्य धारा मानता हूं। मैं इस प्रश्न पर आऊँगा। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि फोर्थ एस्टेट तो हम हमेशा रहेंगे बच्चों, चाहे कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, हम तो रहेंगे। कि वो और तब तक रहेंगे जब तक लोग वो जिम्मेदारी हमको देते रहेंगे। राजीव जी जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो जो उम्मीद आपको कैमरे में सुनाई देती है, यही है उस फोर्थ एस्टेट होने का परिचय, और वो हमेशा बना रहेगा। बस ये है कि उसके मेथड्स बदलते रह सकते हैं। जैसे कभी अखबार था, कभी न्यूज़ एजेंसी हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, अब वो डिजिटल में है। टीवी भी अपनी करेंसी डिजिटल में ही, यूट्यूब में कितने व्यूज़ आए उसी से गिन रहा है। तो बस वो मीडियम चेंज हो गया है। फोर्थ एस्टेट होने की रेलेवेंस कहीं भी समाप्त नहीं हुई है मेरे हिसाब से। सर, ये प्रश्न चूंकि सभी से है, तो मैं राजीव रंजन जी से चाहूँगा कि इस प्रश्न को मैं थोड़ा और साफ एक बार करूं कि मैं चाहता हूं कि टीवी मीडिया और अखबार, इसको लेकर आप इस प्रश्न का उत्तर दें। डिजिटल मीडिया पर हम फिर विस्तार से बात करेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। अब टीवी क्या है, अखबार के साथ प्लस पॉइंट ये था कि एक अखबार को उसके 12 पन्ने लेकर के 12 लोग पढ़ सकते थे, और आपके पास ये विकल्प था कि आप अगर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आप सीधे खेल के पन्ने पे जाइए, अगर अर्थशास्त्र के
अर्थशास्त्र की खबरों में या अर्थनीति की खबरों में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस पेज देखिए, पॉलिटिकल है, एडिटोरियल है, ये विकल्प अखबार आपको देता था। उसके लोकप्रिय जन जन तक पहुंचने का ये कारण भी था। कोई जरूरी नहीं है हर आदमी का राजनीति में इंटरेस्ट हो, हर आदमी का बिजनेस में। टीवी ने आपको 24 घंटे के समाचार की तरफ आकर्षित किया। अखबार आ रहा है कहीं 5 बजे, कहीं 7 बजे, कहीं शाम को भी। हम लोग आजमगढ़ में थे, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ शाम को जनसत्ता आती, अखबार सुबह नहीं आता था, शाम को पहुंचता था। तो टीवी आया तो टीवी एक साथ 12 लोग, 8 लोग, 12 लोग एक अखबार को बांट के पढ़ सकते थे। टेलीविजन को 1000 लोग एक साथ देख सकते, 500 लोग देख सकते न्यूज। लेकिन उसमें एक फर्क ये आया कि कोई ऐसा समाचार जो आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं देखना चाहते, आप एकाएक बुलेटिन में ऐसे भी समाचार आ जाए, ऐसी भी घटनाएं आ जाएं, तो ऐड आ जाए, ये चीजें थी और विकल्प नहीं था आपके पास। अगर आपको मान लीजिए ईरान और इजराइल का युद्ध सुबह से टीवी पे लगा हुआ, आप वो नहीं देखना चाहते, आपका मन भर गया, तो भी आपके पास विकल्प नहीं, आप कितना भी चैनल बदलेंगे आपको वही दिखेगा। तो टीवी, फर्क टीवी और रेडियो में तो ये है। आज के दौर की बात अगर आप करते हैं, जैसा आपने कहा कि पहले के ज़माने में, और मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, हर समय काल परिस्थिति में चीज़ें बदलती जाती हैं, उसके लिए तैयार होना चाहिए। बहुत समय से संकेत हैं टीवी में, आप पूछ लीजिए, जब टीवी नया नया आया था तो पुराने जो अखबार के मझे संपादक या संवाददाता थे, उसमें टेलीविज़न में नौकरी करने जाना उन्हें अपमानजनक लगा था। सब अपमान मानते थे, हे दृष्टि से टीवी में नौकरी करने, है माइक कैमरा स्टैंड लेके कौन जाएगा। और साल 2 साल 3 साल वो इसी तरह हे दृष्टि से देखते रहे टेलीविजन रिपोर्टर्स को। हम लोग शुरू के हैं इसलिए हम लोग बता सकते हैं। और उस समय ब्रांड का क्या मतलब था, मैं शुरुआती दौर में ईटीवी में था। मैंने एक नेता के घर फोन किया कि मेरा नाम राजीव रंजन है, मैं ईटीवी से बोल रहा हूँ, सर आपका इंटरव्यू करना था 5 मिनट का। उन्होंने कहा ठीक है, आप 5 बजे आ जाइए। मैं 5 बजे कैमरा लेके पहुंच गया। जैसे ही उनका पीए देखा, हमारे हाथ में माइक, लाल रंग का, उस पर इनाडू का ई लिखा हुआ, उसने कहा आपने तो जी टीवी बोला था। मैंने कहा नहीं, जी टीवी नहीं, मैंने ई टीवी बोला था। बोला ये क्या है, ये कौन सा माइक लेकर लाल रंग का चले आया, हमने तो जी टीवी सोच के साहब को जी बताया है, अब आप ये लेके आ गए। मैंने कहा अरे यार, ये चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है ई टीवी। अब उसको मुझे पूरा सफाई देनी पड़ी। उसने अंदर जाके बताया सर कोई साउथ का चैनल है, हिंदी में उसका एक बुलेटिन आता है, जबकि हिंदी में वो आर्ली बुलेटिन आता था, रीजनल चैनल था, बाकी उसमें। तो हमें इंटरव्यू नहीं दिया, हम उस घर से बाहर आ गए, सिर्फ इस बात पर कि उन्हें जी टीवी को देना था और हम ई टीवी में थे। ब्रांड का उस समय टीवी का ऐसा मतलब था, टीवी के जो जर्नलिस्ट थे शुरुआती दौर के किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। आप उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, उनका आना जाना, और खासकर जो लोग एनडीटीवी में थे उनकी तो बात ही अलग है। तो नहीं, राय साहब का एनडीटीवी वो अलग था। तो ये दौर वो हमने देखा, और ये बदलते हुए देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर की ट्रिप में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में टेलीविजन वाले पहली सीट पे आ गए और अखबार वाले पीछे चले गए। फिर अखबार के सीनियर लोग भी टीवी में आने लगे, अच्छे अच्छे सीनियर लोग आने लगे, अच्छे अच्छे अखबारों के लोग आने लगे। तो ये बदला दौर भी देखा। अब सोशल मीडिया आ गया। अब देखिए, बात है, वही बात कही जाती है, वो हरकारा का काम है रिपोर्टर का। तो पहले के ज़माने में जो डाकिया था, अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसको 18 साल से उसकी 20 साल तक उम्र फिक्स थी। उसे 4 मील रात भर में चलना था। तो वो शुरू में चिट्ठियाँ ले जाता था, बाद में मनी ऑर्डर्स भी वही ले जाने लगे। जब उनको पता चल गया कि इस लिफाफे में पैसा है, तो वो फाड़ लिया करते थे, नोट चुरा लिया करते थे। तो अंग्रेजों ने तरीका निकाला कि ये मनी ऑर्डर कैसे जाएगा, तो चोरी कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नोट को आप पार्ट में आधा नोट फाड़ के डालिए, और 2 लिफाफे में भेजते थे। वो लिफाफा जो दोनों किसी को मिल जाता था,
तो दोनों पार्ट, दोनों टुकड़े लेके वो डाक खाने जाता था और उसको नोट मिल जाती थी। तो उस समय के फ्रॉड को या चोरी को निकालने का ये तरीका निकाला गया कि नोट ही फाड़ दो और एक लिफाफा दूसरे को, एक लिफाफा दूसरे को, 2 दिन बाद मिलेगा तो उसको मिल जाएगा, लेकिन पाने वाला ओरिजिनल नोट पा जाता था। इसी तरह दर्शकों ने, श्रोताओं ने अपने तरीके ढूंढ लिए हैं, वो अपना खोज ले रहा है, वो अपना पा जा रहा है कि उसे कहाँ किसको देखना है, किसको सुनना है। और एक बड़ा अंतर जो मैंने महसूस किया टीवी में और इतने दिनों से काम करने में, पहले हम स्टोरी करते थे और हमारे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे हमें यह पता चले कि वो स्टोरी कितनी चली, लोगों को कितनी पसंद आई। आपके जान पहचान, आपके एडिटर ने कह दिया वाह 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 बहुत अच्छा है, या कोई रास्ते में मिला कहीं जान पहचान का, उसने कहा आपकी वो वाली स्टोरी देखी थी हमने, बड़ी अच्छी थी, बस। और आपको ये नहीं पता कि सामने वाला क्या देखना चाहता है। ये आपने जो परोस दिया वो परोस दिया, अब वो एक हफ्ते के बाद टीआरपी आ रही तो पता चल रहा कौन सा प्रोग्राम चला, कौन सा नहीं चला। आज ऐसा नहीं है, आज सोशल मीडिया डिक्टेट कर रहा है टर्म्स। सोशल मीडिया बता रहा है कि हमको ये वाली न्यूज देखनी है, हम ये चीज वायरल हो गई है, फिर आप उस पर बनाते हैं। अब जैसे यूट्यूब पे हम लोग हैं, यूट्यूब पे अभी आप वीडियो बनाइए। एक मजेदार किस्सा भी बीच में सुना देता हूं। अभी आप वीडियो बनाइए, 24 घंटे में पता चल जाएगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट किस इश्यू पर है। हजारों लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप तुरंत रिएक्शन है पब्लिक का, और फिर आपको अल्टीमेटली आप सर्व कर रहे हैं पब्लिक को, तो जो उसे चाहिए वो आप परोसते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क आया है कि पहले आप डिक्टेट करते थे जनता को कि लो हमारा ये बुलेटिन शुरू हो गया, तुम यही देखो। आज जनता ये कह रही है तुम ये दिखाओ, हम ये देखना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। इससे और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है और पत्रकारिता भी मजबूत हो रही है। अब वो जमाना गया कि किसी खास चैनल के रिपोर्टर को दरवाजा खुलेगा और वो नेता उसको इंटरव्यू देगा और 4 चैनल के रिपोर्टर गेट के उस पार से सर हमको भी, और वो इंटरव्यू करके निकल जाए। अब ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, नेता भी स्मार्ट हो गया, वो भी एक जगह इंटरव्यू देने के खुद ही फेसबुक लाइव आ जा रहा है। बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक से रिजाइन, अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। आपको खबर ब्रेक करने की जरूरत ही कहां है, एक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा है फेसबुक पे आके। तो दौर बदल गया और बदलते दौर के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। बदलते दौर के साथ ही चलना पड़ेगा निश्चित रूप से। सर, मैं इस प्रश्न पे एक और टिप्पणी आपकी लेता हूं। आपने कहा कि जनता डिसाइड कर रही है, लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज टीवी पर क्या आएगा, और आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया। लेकिन अभी भी क्या अखबार और मेन स्ट्रीम टीवी जो है वो जो कर रहा है, क्या वो अभी भी वही कर रहा है? मतलब जो आ रहा है, हमारे जैसे लोग, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो आपको टीवी और अखबार के जरिए देख सुन रहे हैं, वो ये मान के चलें कि इसका मतलब आप जनता की अपेक्षाओं की ही प्रस्तुति कर रहे हैं? मतलब नॉट यू, मैं बात कर रहा हूँ कि टीवी और अखबार जो प्रस्तुत कर रहा है आज की तारीख में, वो जनता की ही अपेक्षाएं हैं, या उसमें कोई गैप है? गैप तो है। गैप का मैं कंटेंट उस जो प्रस्तुत कर रहा हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बात विश्वसनीयता की। सबसे बड़ी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और उसमें आप जाएंगे तो आम पब्लिक में भी अब देश में माहौल ऐसा बन गया है कि आप चैनल का माइक लेके चलते हैं और कई चैनलों के लोगों को पब्लिक में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो जहां शुरू करते हैं आप कहते हैं अरे तुम तो उस वाले हो, तुम तो उस वाले हो, तुम तो उस वाले हो। मतलब ये कल्पना के परे था कि एक रिपोर्टर को बोलने ना दिया जाए पब्लिक में, या पब्लिक बात ना करे उससे पहले ये कहने लगे कि तुम उस तरफ वाले हो। आप गए और हमने तो आज तक खैर ऊपर वाले के
दुआ से ये फेस नहीं किया। तो आपके काम की वजह तो वो हम तो हर जगह जाते हैं, हर रैली में जाते हैं, हर पार्टी में जाते हैं, हम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें खदेड़ा गया हो या हुट शूट किया गया हो। लेकिन हमारे ही सामने हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक पब्लिक ने किया, उसका पत्रकार इंडिविजुअल का तो कोई दोष है नहीं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, विश्वसनीयता की बात अलग है, दर्शकों की पसंद की बात अलग है। अब आज की तारीख में, अब मैं आपको किस्सा, हम लोग जी न्यूज में जब थे, आज के 25 साल पहले की बात बता रहा हूं, वहां के जो 2-3 ड्राइवर्स थे वो भी सवेरे रोज अखबार पढ़ते थे। आज के जो रिपोर्टर हैं वो भी सवेरे रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं। कितना बड़ा फर्क आया। अगर आप किसी भी आदमी से कह दीजिए कि यार तुम्हारे, किसी भी बच्चे से, तुम्हारे दिन की, किसी से भी आप बोल के आज के दौर में देखिए कि तुम्हारे दिन की शुरुआत अखबार पढ़ने से होनी चाहिए, वो तुरंत कहेगा सब इसमें तो आता ऐप है हमारे पास। उसका रेडीमेड जवाब है सब तो इसमें है, ऐप है। अच्छा, इसके साथ, स्क्रीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये जितनी जल्दी आपको जानकारी देता है उतनी ही जल्दी वो जानकारी दिमाग से गायब भी हो जाती है, और एक कान से घुसती है और दूसरे कान से निकल जाती है। पढ़ा हुआ, छपा हुआ पढ़ा बहुत देर तक बना रहता है। वो कहते हैं ना, देर में आता है तो देर तक मस्तिष्क में रहता है। हम आपको अपनी 10वीं 12वीं, या आप लोग भी 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत सारी किताबों के पढ़े लाइन, और आप ये भी बता सकते हैं कि उस किताब में वो बाईं तरफ छपा था कि दाईं तरफ छपा था, अपर हाफ में था कि पीछे लोअर हाफ में था। ये याददाश्त। मोबाइल पे स्क्रीन पर पढ़ा हुआ एक दृष्टांत आपको जिंदगी में याद नहीं होगा कि जो मैंने मोबाइल में पढ़ा था, मैसेज में या व्हाट्सएप पे या वेबसाइट में, वो वेबसाइट के ऊपरी हिस्से में था कि नीचे हिस्से में था, वो दाईं तरफ था, ऐसा तो आपको कभी नहीं याद आता है। तो लोगों ने पढ़ने की आदत छोड़ दी, इसीलिए गंभीर मसले जैसे ही आते हैं वैसे ही लोग सोचते कि यार इजराइल वाला बम सही मार रहा, आज उसका मिसाइल, आज उसका बम, उसमें दिमाग लगाना है, बम मिसाइल चली जा रही है, धुआं उठते चला जा रहा है। अब मजेदार किस्सा में जो आपसे कह रहा था, 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होनी थी। मनमोहन सिंह ने अपनी कुर्सी स्टेक पे लगा दी थी और उन्होंने कहा था नहीं ये डील होगी और इससे इंडिया को बहुत फायदा होगा। मैं आज तक नहीं समझ पाया, 18 साल हो गए उस न्यूक्लियर डील से इंडिया को दरअसल फायदा क्या हुआ। अभी उससे क्या क्या चीजें हुई ये तो सामने आया नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, सरकार गिरने को थी। तो सीताराम येचुरी जी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसका बहुत विरोध कर रहे थे। अच्छा, देश में कुछ नेता ऐसे हुए जिनकी विद्वत्ता का कोई जोड़ नहीं है, उसमें सीताराम येचुरी एक व्यक्ति थे। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे एक बार उनके सीपीएम ऑफिस में बैठ करके उनसे कम से कम मैंने 1 घंटे बात की और मैंने कहा सर ये न्यूक्लियर डील से आपको प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने एक एक चीज बताई कि ये हो रहा है, इससे कहा ये जा रहा है, होगा ये हो रहा है, इससे ये होगा। तो मैंने पूरा नोट्स बनाया और फिर मैंने सरकार की तरफ के लोगों से पूछा कि आखिर इस न्यूक्लियर डील से फायदा क्या होगा। फिर उन लोगों ने भी कुछ बताया, मैंने सब बना के मैंने सोचा ये मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट रहेगी। 4-5 पीटीसी किया इधर से उधर से, और मैं पूरा कि आखिर न्यूक्लियर डील है क्या, हिंदुस्तान को फायदा क्या होगा, उसका विरोध क्या होगा। मैं अपने एडिटर के पास गया, मैंने कहा सर ये न्यूक्लियर डील पे इतना बवाल है, एक ही चीज रोज खड़ा होकर बोलना सरकार गिर जाएगी, सरकार बच जाएगी, ये समर्थन में आ जाएंगे, अमर सिंह उनसे मिलने गए, बोला ये अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचता हूँ एक प्रोग्राम बनाया जाए, लोगों को बताया तो जाए कि न्यूक्लियर डील क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है और मनमोहन सिंह इस पे अड़े क्यों है। उन्होंने कहा बना लो। तो मैंने कहा बना लो, आप तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तो कहे बना लो, 4-5 मिनट का कोई स्टोरी बना दो। मैंने कहा 5 मिनट का नहीं, मैं पूरा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। उन दिनों ऐड बहुत था टीवी में, तो आधे घंटे के बुलेटिन में 18-12 के रेशियो रहता था, कभी 12 मिनट ऐड, कभी 18 मिनट ऐड। तो उन्होंने पता करवाया कि सबसे ज्यादा ऐड किस बुलेटिन में है। पता चला 18 मिनट का ऐड है किसी स्लॉट में शाम को, और 12 मिनट केवल कंटेंट के लिए था। उन्होंने कहा मैक्सिमम तुम 12 मिनट में बना दो, ऐड उसमें 18 मिनट उसी में चलेगा। मैंने बनाया
और जब टीआरपी आई, आपको मैं बता रहा हूं, उन्होंने मुझे बुलाया, चार्ट दिखाया, उस वीक का सबसे कम नंबर उसका आया था। सबसे कम का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे 8:30 का स्लॉट होता है तो मंडे को 8, ट्यूसडे को 7:30, ऐसे कम नहीं कि 8, सबका 8 था वो 6, सबका अगर 10 था तो उसका 3 आया था। तो मैंने कहा उनसे कि इसमें ऐड ज्यादा था इसलिए आपने जानबूझ के डाला। उन्होंने कहा उस पूरे वीक यही ऐड था, 3 नंबर आया था। और टमाटर के गाल क्यों हुए लाल, तो टमाटर महंगा हुआ था उस समय, उसका 18%। न्यूक्लियर, तो देखिए मेरा कहना है कि जनता भी इसके लिए जिम्मेवार है। और मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता से सवाल पूछने की जो उसकी आदत दिनों दिन छूटती जा रही है और छूट सी गई है, वो अब सत्ता में जो लोग हैं उनके प्रशंसकों को भी उनकी ये फितरत अब रास नहीं आ रही है, क्योंकि 1 दशक से ज्यादा हो गया। अब वो चाहते हैं यार तुम कुछ, हमारे भी सवाल अब खड़े हो चुके हैं 10 से 11 साल में, अब तो पूछना शुरू करो। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सवाल तो सत्ता से ही पूछा जाना चाहिए। वो जितना कम होगा विश्वसनीयता उतनी कम होती जाएगी। जी शुक्रिया सर। ये ठीक बात है कि जनता की जो मांग होगी, जो चॉइसेस होंगे, वो भी तय करता है अखबार को, टीवी को, खास तौर से इस तरह के माध्यम जिसमें कहीं न कहीं अर्थ इन्वॉल्व है, जो आप परोपकार के लिए निश्चित रूप से नहीं कर रहे हैं। उसका एक पहलू ये भी है, इस पर हम बात करेंगे इस सत्र में। जब मुझे याद है हम लोग स्कूल में थे, हाई स्कूल में, कॉलेज में आए, तो हम सबकी शुरुआत हमें परिवार में भी सिखाया गया अखबार पढ़ने से होती थी। और जिन लोगों के यहाँ एक से ज़्यादा अखबार आते थे वो लोग बड़े बुद्धिजीवी, एलीट माने जाते थे। मतलब बुद्धिजीवी होने का एक अर्थ ये भी था कि आपके यहाँ कई अखबार आए। उस ज़माने से हमने अखबार पढ़ना शुरू किया। मैं आशीष जी से अभी रूबरू हूँ इस विषय पर। फिर धीरे धीरे ये दौर आया कि अखबार पढ़ना कम हुआ, लेकिन पढ़ा जा रहा था, भरोसा भी उस पर था। जो छप गया वो एक तरह से सत्य है, ये मान लिया जाता था। दबाव और बढ़ा, शायद बाजार का दबाव बढ़ा, फिर कोरोना आया, एक स्थिति ये बनी, और उसके बाद अखबार पढ़ा जाना लगभग बंद हो गया। जैसा अभी सर ने कहा, राजीव जी ने भी कहा कि आज के तारीख में रिपोर्टर भी अखबार नहीं पढ़ते। इतनी ईमानदारी से ये बात इन्होंने यहाँ कही अपने ही जमात के लोगों के बारे में। तो इस समय, इस स्थिति में जो मेरा मूल सवाल था चौथा खंभा का, क्योंकि टीवी मीडिया बहुत बात की चीज है, अखबार ही मीडिया है, रही है बहुत लंबे समय तक। वो भरोसा अखबार ने ही लोगों में कायम किया कि मीडिया से परिवर्तन संभव है, मीडिया से चीजें बदल सकती हैं, मीडिया से हमारी ये अपेक्षाएं हो सकती हैं। आज आप कैसे देखते हैं, आज क्या अखबार उस भूमिका में है? नमस्कार रत्ना जी, आपका धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, क्योंकि आजकल अखबार वाले सिमटते जा रहे हैं। टीवी और जो स्टार्स के बीच में हमारा स्पेस थोड़ा लिमिटेड होता जा रहा है। और ये जो सवाल इन्होंने उठाया ये बहुत ही लाजमी भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि लोग अखबार पढ़ते ही नहीं हैं, और हम लोगों को भी कई बार ऐसा लगता है कि लोग शायद अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम एक मौसम की गलत जानकारी छाप देते हैं। मौसम बहुत छोटा सा आता है अखबार में, या फिर गोल्ड और सिल्वर के रेट किसी दिन एक अंक गलत छप जाता है तो अगले दिन फ़ोन कॉल आने लगते हैं, अभी भी आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा समाज इतना बड़ा है, इतनी सारी लेयर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि अखबार लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन भी हैं। लेकिन देखिए, कंजम्पशन तो बदला है लोगों का। तो जैसे हम लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर लंच भी करते हैं, फिर बीच में पकोड़े भी खाते हैं, फिर चाय दोबारा पीते हैं, ऐसे ही लोग कंटेंट को भी कई चरणों में पढ़ रहे हैं। वो अखबार में भी पढ़ते हैं, वो यूट्यूब में भी देख रहे हैं, वो टेलीविज़न में भी देख रहे हैं, वो फिर से फेसबुक में देख रहे हैं, ट्विटर में देख रहे हैं। तो सबका अलग अलग हिस्सा है। अखबारों का हिस्सा कम जरूर हुआ है, लेकिन हमारे पास ऐसा लगता है कि एक विश्वसनीयता वाली बात अभी भी है। क्योंकि जब लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान पर कब्जा हो गया था और अगले दिन अखबार में खबरें नहीं थी, तब उनको लगा कि नहीं हुआ है ना। तो अखबार में एक लाइन जाती है नीचे बहुत छोटी, जहाँ एडिटर का नाम जाता है कि भाई ये इस
खबरों के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब वो ये होता है कि आप मुझे जेल भेज सकते हो अगर मैं कुछ गलत छाप रहा हूँ, वो आप यूट्यूब में या फिर टेलीविज़न में नहीं कर सकते हो। तो हम एक जब अखबार के ऑफिस में बैठते हैं तो एक हमारे पास जिम्मेदारी होती है कि कोई चीज़ गलत ना जाए, चाहे छूट जाए, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए रिपोर्टर के ऊपर, डेस्क के ऊपर आखिरी लाइन छपने तक ये लगातार हम प्रेशर पर होते हैं कि कोई चीज़ गलत ना जाए किसी भी तरह। तो हो सकता है कि आज हमें ऐसा लगता है कि ये मीडिया थोड़ा लोग कम देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विश्वसनीयता की डिमांड अभी भी है। ख़ास तौर पर मीडिया जितना एक्सप्लोर कर रहा है, जितना फूट रहा है, उसके हिसाब से लोग सच को और जानने के लिए बेचैन हैं, और वो अखबारों के लिए एक रोल आ रहा है। लेकिन ये सोचना कि सिर्फ टीवी या फिर अखबार ही चौथा खंबा है, वो गलत बात है। मुझे लगता है कि चौथा खंबा आज के टाइम पे हम सभी लोग हैं। देखिए, मैं अगर यहाँ पर कोई गलत बात बोलता हूँ तो किसी का भी कैमरा मुझे रिकॉर्ड करके वायरल कर सकता है। तो और आप लोग जो भी चीज़ अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, या जो भी चीज़ आप ट्वीट करते हैं, या जो भी आप फेसबुक में डालते हैं, वो हमारे लिए भी एक न्यूज़ सोर्स है। तो हम सभी एक चौथे खंबे की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर मैं कोई काम गलत कर रहा हूँ, अगर किसी दिन मैं सिर्फ एक पार्टी की खबर छापता हूँ, तो मुझे रीडर्स के फ़ोन आते हैं कि आप भी गोदी मीडिया हो गए हो क्या। तो हमारे ऊपर रीडर्स का प्रेशर है कि वो हमें लाइन से हटने नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि जितना मीडिया डाइवर्स हो रहा है वो अच्छी बात है, और जितना लीडर के हाथ में पावर आ रही है, अब उसको रीडर कहें या व्यूअर कहें, वो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो हमारे को डायरेक्ट कर रही है, जो हमें गलत होने से भी रोकती है, जो हमें एक तरफा होने से भी रोकती है, और जो हमको ये तय करती है कि हम उन मुद्दों पर जाएं जो अभी तक एक एसी रूम में बैठ के लोग नहीं सोच पाते थे। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है और वो हमको नहीं पता चलती, लेकिन हमारा रीडर हमको व्हाट्सएप पे भेजता है तो हमको पता चलती है। तो मीडिया डाइवर्स हो रहा है, और इसमें एक विश्वसनीयता की जो बात आ रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ऐसा जो हम लोग जिस नए समाज में आए हैं, खासतौर पर कोविड के बाद और आज के समय में, वहाँ पर किसी एक के हाथ में ताकत नहीं है। तो चौथे खंबे बहुत सारे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है आज के। सर, ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी चौथा खंबा है, तो एक बड़े पत्रकार जिस संस्था से जुड़े रहे संकेत जी, वो पिछले 6-7 सालों से कह रहे हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आपकी संस्था से जुड़े एक बड़े पत्रकार रवीश कुमार, जो बार बार ये कहते रहे टीवी देखना बंद कर दो। तो इस स्थिति में जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेवारी सबकी है, कई बार क्या होता है कि हम जिम्मेवारी ओन करते हैं, कई बार हम शेयर करते हैं, कई बार हम सामने वाले की तरफ खिसका देते हैं। तो इस स्थिति में अखबार और टीवी मीडिया, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? हम ये मान के नहीं छोड़ सकते कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो सफिशिएंट है। अगर वो पर्याप्त है तो फिर इसकी ज़रूरत कहाँ बचती है? देखिए, अखबार और टीवी की जिम्मेदारी कहाँ से तय होगी, तो ये तो रीडर ही है या व्यूअर है, वो तय करेंगे। अगर कोई ये कह रहा है कि टीवी मीडिया देखना बंद कर दो, तो वो ये नहीं करेंगे टीवी बंद कर दो, वो ये करेंगे अब बायस टीवी को देखना बंद कर दो। तो टीवी के ऊपर प्रेशर आता है कि भाई आप बायस मत बनो, और अगर आप बायस बनोगे तो लोग यूट्यूब को देखने लग जाएंगे। देखिए, लोग टेलीविज़न को छोड़कर अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, और उसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं। हमारे अखबार से सोचिए, मेरे पॉलिटिकल एडिटर जा रहे हैं छोड़ के, और वो अपना यूट्यूब स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़े मीडिया नेटवर्क हैं, यही बादशाह हैं जी, ये हमारा एजेंडा तय करेंगे। ऐसा टाइम चला गया। ये सोचना कि ये अखबार था जिसके इतने सारे हॉकर हैं, इसका इतना बड़ा नेटवर्क है, यही सच दिखाएगा, इसके कहने से कोई पार्टी जीत जाएगी, या इसके कहने से ही साहित्य बिकेगा, ये गलत है। आपके हाथ में ये ताकत है कि आपकी बात दमदार है ना, तो वो मेरे से ज़्यादा जाएगी। देखिए, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं था कि कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता था। हो सकता है कि कोई रूपर्ट मर्डोक के पास जितनी ताकत थी, उससे ज़्यादा ताकत राजीव जी के पास होगी बिना किसी नेटवर्क के। मेरा कहना है कि रीच में अगर राजीव जी सच बोल रहे होंगे और कोई बहुत बड़ा मर्डोक झूठ बोल रहा होगा, तो लोग इनको सुनेंगे। तो मैं इस कमरे में सबसे लीस्ट पावरफुल हूँ, क्योंकि हम तो बहुत सारे लोगों पर डिपेंड है, हॉकर पे, रीडर ने अखबार ही नहीं खोला। लेकिन आप लोगों के पास जो वॉइस है वो हमको मजबूर कर सकती है। मतलब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि अपने मन में जो आए तय करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें रिजेक्ट करके इनके पास चले जाएंगे या उनके पास चले जाएंगे। तो ये तो एक है।
मतलब क्रेडिबिलिटी का सवाल कहीं ना कहीं है, विश्वसनीयता का सवाल कहीं ना कहीं है। कुछ डेंट पड़े हैं, निश्चित रूप से आज भी टीवी मीडिया देखा जा रहा है, आज भी अखबार खरीदे जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या वहाँ है। जिस तरह का कंटेंट बीच बीच में आ जाता है, उसमें सवाल संपादन की भूमिका को लेकर, वो भूमिका आज कितनी गौण हो गई है। जो एक तरह की, जिसको मैं कहूँगा मतलब आम खाने वाली पत्रकारिता कहना ठीक नहीं है शायद, तो मैं कहूँगा नैरेटिव पत्रकारिता वाली चीज़ें हैं इसमें। और ये सवाल डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी है कि इसमें टीवी, अखबार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो लोग उसको देख रहे हैं, संपादन की जिम्मेवारी जिनकी है, वो लोग इसको किस तरह से चेक कर रहे हैं। इसके बावजूद ये सारी चीज़ें बहुत बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। अभी यहाँ जिक्र हुआ एक पीछे वॉर सिचुएशन भारत पाकिस्तान की थी, उसके बारे में संकेत जी, मैं इसके बारे में, क्रेडिबिलिटी के बारे में ये जानना चाहूँगा, और विशेष तौर से इसमें जो संपादकों की भूमिका है उसके बारे में बात। देखिए रुपेश जी, मेरा तो ये मानना है कि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि पिछले 25 सालों में मुझे बहुत अच्छे संपादक मिले, और जो संपादक अब बुरे हो चले हैं वो भी उस समय कुछ ना कुछ सिखा ही गए। मैं करीब 6 साल एक ऐसी संस्था में रहा जिसके संपादक एक ऐसे इंसान थे जिनकी विश्वसनीयता और जिनके संपादक होने पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं खुद बैठ करके आज लगा सकता हूँ अपने मन में भी, वो जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहता है ना हर न्यूज़ रूम का, और मुझे अगेन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कई न्यूज़ रूम्स में काम किया, सिर्फ एनडीटीवी में ही नहीं, राजीव भाई ने हर दौर में देखा है, फील्ड के साथी हमारे, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग विचारधारा शब्द मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन अलग अलग सोच के तरीकों और उसके साथ साथ जो मूल काम होता है एक पत्रकार का, उसको अलग अलग तरीके से समझना, वो चीज़ एक्सपीरियंस की मैंने अलग अलग जगहों पर। इसी वजह से मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी क्या चीज़ क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, वो मैं मानता हूँ वो शायद एक ही संस्था में रहे हुए लोगों के मुकाबले एटलीस्ट मैं अपने आप को एक वेंटेज पॉइंट पर मानता हूँ। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, होता क्या है कि अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि फलाना मीडिया बायस हो गया। देखिए, मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि टीवी देखना बंद कर दीजिए। मेरा ये कहना है जिसका जैसा ईमान। आपको अगर फूहड़ पत्रकारिता पसंद आ रही है, आप वो देख लीजिए। ये चीज़ अगर आप साहित्य में लेकर के जाइए तो जहाँ बड़े साहित्यकार भी पढ़े जाते हैं, वहाँ पर चेतन भगत की नॉवल भी पढ़ी जाती हैं। हर चीज़ अपने आप को मिमिक करने की और मेम करने की कोशिश करती है कि वो क्लासिक है, साहित्यिक है, सही है। लेकिन जर्नलिज्म का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद जो एक बेसिक आइडिया मेरे मन में आया, और अगर आप उस पर्पस के प्रति अगर आप सच्चे रहें तो लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, फिर भले ही लोग उसको ठीक समझें या ना समझें। एक चीज़ जिसमें मैं लगातार विश्वास करता ही चला जा रहा हूँ रुपेश जी, वो ये है कि मैं अगर हाथ में मेरे माइक है तो मैं जितना बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरी ताकत ये है कि मैं कितना चुप रह रहा हूँ। आपसे मैंने बात की, कोई परिस्थिति देखी, और टीवी में अखबार के मुकाबले ये चुनौती और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मुझे लगातार और निरंतर बोलना है। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो उसमें फिर अब आप देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, बंद नहीं हो सकते आप, 24 घंटे आपको बोलते ही रहना है। लेकिन जो देख सकते हैं फिर तो लोग देख ही सकते हैं, मेरी क्या ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत यहाँ ये आ जाती है एक पत्रकार की कि आप कितना चुप रह रहे हैं, कितना आप कोई चीज़ देख करके और अपने आप से ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो मुझे लग रहा है वो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ उल जलूल बोल दूंगा तो उसका कुछ परिणाम भी हो सकता है। तो मैं कितना चुप रह रहा हूँ वो ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि मैं कितना बोल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ सालों में, दशकों में, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हुआ बिटवीन क्रेडिबल एंड नॉन क्रेडिबल, और दर्शकों को ये चीज़ दिखती है। अभी देखिए, बहुत चर्चा यहाँ पर हुई कि दर्शक क्या चाहते हैं, और अब सीधा संवाद हो जाता है। मैं नहीं मानता कि सिटीजन जर्नलिज्म कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि सिटीजन तैयार नहीं है पत्रकारिता के उसूल समझने के लिए।
सिटीजन नहीं जानता है। सिटीजन जो है उसको फर्क नहीं समझ में आएगा कॉन्फर्मेशन बायस में और जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, जर्नलिज्म इज स्पीकिंग द ट्रूथ। इट शुड बी टू पावर अगेंस्ट पावर, किसी के भी कुछ भी हो लेकिन वो सच होना चाहिए, क्योंकि जो बात सच होगी वो भले ही लोकप्रिय हो या ना हो लेकिन वो सच होगी। और मैं मानता हूं ये मेरा परमो धर्म है एज ए पत्रकार। अब अगर मैं लोकप्रिय नहीं होऊंगा और अगर मैं जो मुझे सही लगता है वही बोलते रहूंगा, फिर तो राजीव भाई, आशीष सर और मैं आईने के सामने पढ़ दें न्यूज। हमें श्रोता की जरूरत ही नहीं है, हमें दर्शक की जरूरत ही नहीं है। नहीं, यहां एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर और वो है फर्क अपील और अपीज का। मुझे दर्शक चाहिए तो मैं उन दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो मेरी खबर देखें, वो मेरी बात जाने, मैं उसके लिए अपीलिंग बात कहूंगा। और ये जो डिफरेंशिएशन है ये वक्त के साथ आपको आपके प्रोफेशन में धीरे धीरे आप सीखते चले जाते हैं। कुछ लोग आमादा होते हैं ना सीखने के लिए, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, हम अपनी बात कर रहे हैं जिससे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो विश्वसनीयता बना सकते हैं लोगों के बीच में, जो मैं मानता हूं इस मंच पर बैठे हुए लोगों ने बनाई है अपने लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बनती है। अपीजमेंट क्या होता है? अपील क्या हुआ? अपील का मतलब ये हुआ कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ शब्द का प्रयोग करना है जिससे यहां पर हॉल में बैठे हुए लोग मुझे सुने, आप मुझे सुने। ठीक, ये हुआ, अपील किया मैंने आपको। अब इसमें हो सकता है कि मैं 4 बात ऐसी बोलूं जो आपको पसंद नहीं आएगी, 2 बात इनको पसंद नहीं आएगी, 2-4 बात उधर पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोल रहा हूं जो अपील करे। अपीज का मतलब ये हुआ कि मैं आपके कॉन्फर्मेशन बायस को टिटिलेट कर रहा हूं। मैं बात ही ऐसी कर रहा हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी और उसके बाद तालियां पिट रही हैं और वी लव यू और यू आर द बेस्ट और इस तरीके की बातें हो रही हैं। एक पत्रकार का काम फैन बटोरना नहीं है। जिस दिन आप फैन बटोरने लगे उस दिन आपने गला घोंट दिया है अपने जर्नलिज्म का। और अनफॉर्चुनेटली इस संस्था में लेफ्ट, राइट, सेंटर, अप, डाउन, आप नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, किसी भी तरीके की विचारधारा आप ले लीजिए, सब अपीज करने में लगे हुए हैं हर इंसान को फॉर द सेक। और क्या है कि YouTube इस तरीके का माध्यम है ना रुपेश जी, कि उसमें YouTube स्टूडियो, राजीव भाई तो जानेंगे, उसमें क्या होता है, एक बड़ी बहुत ही गंदी और खतरनाक चीज होती है, इट मेसेज विद योर माइंड। आपने कोई स्टोरी की, जब जैसे इनको 3 रेटिंग मिली, वैसे ही YouTube में आप कोई चीज करिए, बहुत शिद्दत से करिए, उसमें आप बहुत पैशनेटली कुछ करिए, वो तुरंत उसमें लिखा आएगा लेस व्यूअर्स आर चूजिंग टू एंगेज विद यू, एरो ऐसे नीचे की ओर। अब 4 बार वो एरो नीचे जाएगा, आप तो मायूस हो जाएंगे, फिर आप ट्रेंड पकड़ने लगेंगे, फिर आप ये वायरल होगा, तो अब आप अपीज करने लगे। अब आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, अब आप अपीज कर रहे हैं। एक कंटेंट क्रिएटर इस फर्क को मिटा करके काम कर सकता है। एक पत्रकार को हमेशा और हमेशा ये मानना पड़ेगा कि वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो जर्नलिस्ट है, और उसको एक ऐसी बात बोलनी पड़ेगी जो इन एरो और रेटिंग से थोड़ा सा ऊपर उठ करके होगी। अब जीवित कैसे रहें, उसका तोड़ और तर्क यही है कि आप बात सही बोलते रहिए। इस देश में, बस ये आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, इस देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों बेवकूफ हैं, तो कम करोड़ लेकिन करोड़ों समझदार भी हैं। अब आपको तय करना है कि आपके जो ऑडियंस है वो कौन सी करोड़ है। बिल्कुल ठीक बात। करोड़ों लोग समझदार भी हैं, ये है कि उसके लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। और ये जो मीडियम है हमारा, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो, खास तौर से यहाँ धैर्य की समस्या तो है। एल्गोरिदम का दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। अभी आपने जिस तरफ इशारा किया यूट्यूब पत्रकारिता को लेकर या डिजिटल की जो अन्य प्लेटफॉर्म है, तो मैं पिछले कुछ दिनों में लगातार देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो एक से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, एक कोई बहुत स्टैब्लिश चैनल छोड़कर, यूट्यूब चैनल छोड़कर दूसरी जगह गए, और फिर उन्होंने जल्दी में, चूंकि स्वाभाविक है कि आपको समय लगेगा, आपको कोई मंच खड़ा करने में, आपने भी एक मंच खड़ा किया, फिर दूसरा खड़ा किया, आपको समय लगा। और मैं लगातार, चूंकि अब हम लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही ज़्यादा देख पा रहे हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि उसमें समय लगता है। मैं बिल्कुल आपके डबल चेक का ही उदाहरण लूँ, या इससे पहले जब आप रेड माइक के साथ काम कर रहे थे तो वो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। ऐसा नहीं हुआ कि आपने पहले दिन एक कुछ ऐसा बड़ा आक्रामक सा थंबनेल लगाया हो। मैं रुपेश जी चाहता, जी, अगर हम चाहते, यहाँ पर सब प्रोफेशन के लोग बैठे हैं,
इतनी समझदारी यहाँ सबको है कि मुझे मालूम है कि मुझे वायरल कैसे होना है। हाँ, निश्चित रूप हम से। सबको मालूम है कि क्या बोलना है। अभी एक कोई उल जलूल बात बोल दें, एक कोई, फिर हम में और नेता में फर्क नहीं रह गया ना। ठीक बात है, बिल्कुल। नेताओं का काम होता है वोट बैंक बटोरना, जी, पत्रकार का काम व्यूअर बैंक बटोरना हो जाएगा तो नेता टाइप बात हो गई। ठीक। मेरा काम व्यूअर बैंक बटोरना नहीं है, मेरा बात सही काम करना है। और अगर हम ये व्यूअर बैंक बटोरने की दिशा में चलते तो आप ये जान लीजिए कि फिर तो बहुत जल्दी हम वो टारगेट अचीव कर लेते। क्या है कि एक कंस्टिट्यूएंसी पकड़नी थी, उसके अपीजमेंट, अपील और अपीज का फर्क है। जी, अपीजमेंट करेंगे तो आप तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन फिर आप अंत में अपने आप को आपको जस्टिफाई करना है, जिसका जैसा ईमान। अब जो अपीज भी कर रहा है पत्रकार, वो अगर अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहा है तो ठीक है, उनको उनकी पत्रकारिता मुबारक, हमको हमारे करोड़ मुबारक। बिल्कुल। शानदार अनुभव रहा है आपका, लंबा अनुभव है, और इस गणित को भी आप बहुत अच्छे से समझते रहे हैं। इसके बावजूद आपने धैर्य रखा, क्योंकि आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना था। आप वो जिम्मेवारी महसूस कर पा रहे थे, जो शायद वायरल होने की हड़बड़ी में बहुत सारे लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं राजीव जी से इस पर एक टिप्पणी चाहता हूँ कि जो राजीव जी का अपना चैनल भी है यूट्यूब पर, मैं देखता हूँ उसको, और उस पर एक और सवाल आगे आएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत से सीनियर पत्रकार, तो आप लोगों से भी काफ़ी सीनियर लोग, साथ के लोग और बाद के तो निश्चित रूप से इसके शिकार हैं ही। ये वायरल ट्रेंड और एल्गोरिदम का जो दबाव है उसके शिकार हैं। वो हाथ मलना, बहुत आक्रामक थंबनेल लगाना, इस तरह की चीज़ें करना कि तुरंत भीड़ खींची चली आए, तुरंत वो व्यूज़ 7 फिगर में चला जाए। तो जिस विकल्प की बात, जो हमने शुरुआती बात की थी, जहाँ से हमने ओपन किया था चौथा खंबा से, और फिर विश्वसनीयता की बात आई, तो एक विकल्प के तौर पे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भी समस्या बहुत अधिक दिख रही है, और दुर्भाग्य ये है कि ये वरिष्ठ लोगों की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। आप भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया और टेलीविज़न को लोगों ने ऐसा मान लिया है कि ये सत्ता के पक्ष में बात करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया को भी धीरे धीरे मेजॉरिटी में ये मान लिया गया कि यहाँ सत्ता विरोधी बात अगर देखनी है तो सोशल मीडिया देखो, टीवी पे ये नहीं दिखाएगा जो सोशल। उसका फायदा कुछ लोगों ने ऐसे उठाया कि पिछले, मैं तो देखता हूँ एक ही साल में 12-14 बार या हर 10 दिन पर मोदी सरकार अब गई, मोदी सरकार अब गई, अमित शाह के होश उड़े, राहुल गांधी का छक्का अब डाले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों लोग लिखते हैं। तो देखिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं तो घूमते रहता हूं। एक जगह मैं अपने मित्र के यहाँ गया गांव में, तो उनके गांव में उनके मुंबई से एक दोस्त आए हुए थे, और वो मुंबई में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ये भैया हमारे गांव के हैं, मुंबई में बहुत दिनों से रहते हैं और आपका कार्यक्रम रोज़ देखते हैं, तो आज आप आने वाले थे हमारे घर, तो इनको हमने पहले बुला लिया। मैंने सोचा ठीक है, देखते होंगे, आजमगढ़ के भी हैं। तो मैंने कहा आपको क्या कार्यक्रम आप हमेशा देखते हो? उन्होंने कहा हाँ भैया, मैं करीब अपने काम धाम से 9:30-10 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ, लेटता हूँ, आपका कार्यक्रम लगाता हूँ, मुझे 3-4 मिनट में नींद आ जाती है। 3-4 मिनट में, 8-10 मिनट में मैं सो जाता हूँ। आपका प्रोग्राम देखते देखते ही सो जाता हूँ। मैंने सोचा ये तो अच्छे प्रशंसक हैं कि सोने के लिए वो हमारे कार्यक्रम को इतना उनको पसंद है, आप समझिए। तब मैं समझा कि ये मिलियन व्यूज जिनके आ रहे हैं, ये 10 ही मिनट 5 मिनट में इनके सब सो जा रहे हैं। अब उनको वो सुनना है, बस काम खत्म करके उसी आदमी को सुनना है। अब वो जो सुना रहा है वही सुनते सुनते सो जाना है। तो उनको सुनना है क्योंकि उनको पसंद वही है। तो ये एक तरीका है जो आप देखते हैं। और मैं ये मानता हूं कि टीवी जर्नलिस्ट या अखबार का आदमी सब
पत्रकार को, जो संकेत कह रहे थे कि पत्रकार को सच बोलना चाहिए, मैं मानता हूं सबको सच बोलना चाहिए। ये आजादी केवल नेता को है, बाकी हर आदमी, चाहे पत्रकार हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर, सबको सच बोलना चाहिए। सच बोलने के अपने फायदे हैं, केवल नेता को आजादी है वो नहीं बोल सकता। तो ये जो आप बात कह रहे थे, मेरा ये मानना है कि ये जर्नलिज्म कैमरा लगा के एक कुर्सी पे बैठ के या खड़े होकर 35 मिनट लगातार आप ही बोले जा रहे हो। अरे आप किसी एक सब्जेक्ट की महीने में 15 दिन में एनालिसिस करो, कोई सब्जेक्ट या कोई आपने कोई संस्मरण है आपके पास, किसी आदमी से जुड़ी आपका कोई अध्ययन है, या आपका कोई खुद का रिसर्च है, या आप किसी डेवलपमेंट पर आपका अपना खुद का एनालिसिस है, वो तो आप 25, 30, 35 मिनट सुनाओ, हम सुन भी सकते हैं। मगर दिन भर में 4 बार आप आ रहे हो, चारों बार आप ही बोल रहे हो, और आधे आधे घंटे बोल रहे हो, और आप ही सोना चांदी भी बोल रहे हो, आप ही ईरान इजराइल भी बोल रहे हो, आप ही मोदी अमित शाह की सरकार भी गिरा रहे हो, आप ही सचिन के और विराट कोहली में तुलना भी कर रहे हो, आप ही सब कर रहे हो, और दिन भर में 3 बार कर रहे हो। ये कैसे संभव है? ये तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको पसंद किया जा रहा है। वो तो कहते हैं कि उसके इतने मिलियन व्यूज है, उसके इतने फॉलोअर्स है। मैं तो आज तक समझ नहीं आया कि ये काम क्या है, ये कौन सा जर्नलिज्म है? आप अकेले, अरे आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका कोई कोर्ट नहीं, आपने उससे बात किया नहीं, आप सत्ता के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, तो सत्ता का भी कोई पक्ष आपकी 32 मिनट के वीडियो में है ही नहीं कि सरकार इसके बारे में क्या कह रही है, सरकार की सफाई क्या है। अगर आप विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं तो उसी पर बोले चले जा रहे हैं, आपका विपक्ष को आप कोई कोर्ट नहीं कर रहे, आप विपक्ष की कोई बात कर ही नहीं रहे, उसमें उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे, खाली एक तरफा आप चले जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, ये सब सोशल मीडिया का भी दिन दूर नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसके खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब ये सोने वाले जब देख रहे हैं और व्यूज़ आ रहे हैं, तो जब यूट्यूब ऐसा नहीं है, यूट्यूब को उसको भी अंदाज़ा लग जाएगा। अभी वो कहता है कि पहले 4 मिनट तक कंटिन्यूअसली 1 लाख लोग आपका वीडियो देखेंगे, तब 1 लाख व्यूज पर एवरेज 4 मिनट पर हम आपको 4,000 रुपया देंगे। और वो कमाता कितना है? 8,000। इंडिविजुअल की क्राइटेरिया अलग है। मैं अपने वीडियो पे, अगर अपने चैनल पे कोई वीडियो संकेत डालते हैं, हमें 1 लाख लोग 4 मिनट तक लगातार अनइंटरप्टेड, और वो आईपी एड्रेस अलग अलग होने चाहिए। 1 लाख, ये नहीं कि आप नहीं मोबाइल में बैठे आप 4-4 मिनट देखे जा रहे हैं, उसने ऐसा सेट किया हुआ। अब देखिए, अपने कमाता है 8,000, मतलब 4,000 आपको दे के, इंडिविजुअल के लिए उसका ये है। कंपनीज के लिए अभी कुछ बदल गया तो नहीं मालूम, लेकिन मोटे तौर पे ये। आप राजीव भाई जो बोल रहे हैं ना, मैं ये, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब मोनेटाइजेशन की एक ऐसी बात की है, आप राजीव भाई जान के हैरान होंगे कि यूट्यूब का पूरा मोनेटाइजेशन वो किस चीज पर आधारित है कि वो ऐड दिखाएगा और आप उस ऐड को देख करके सामान खरीदेंगे। हिंदुस्तान इन एनी केस बहुत ही लो है कॉस्ट पर मिल पर, यानी कि सीपीएम काउंट, हर 1000 व्यूज पर आपको कितने पैसे दिए जाएंगे। उसमें अगर आप इंडिया के यूट्यूब चैनल हैं और उस पर भी न्यूज कर रहे हैं तो आप एकदम ही निम्न कोटि के हैं। सबसे पहली बात, इस पर अगर आप गांव देहात, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, इस सब जगह से कर रहे हैं तो आप उसके भी 1/4। अभी यही चीज आप बॉम्बे, दिल्ली, या फिर फाइनेंस रिलेटेड, या एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा होगा। या इटरीज, खाना पीना है, खाना पीना का, खाना पीना आप करेंगे उस पर ज्यादा मैं इस पे भी किस्सा। तो मैं ये कह रहा था कि 4 मिनट तक लगातार आप देखेंगे 1 लाख लोग, तो इंडिविजुअल को 4,000। अगर आप किसी कंपनी, जैसे आपने हिंदी भवन का बना दिया, अब हिंदी भवन ट्रस्ट है, इसका यूट्यूब चैनल बना दिया, तो वो 1 लाख लोग 4 मिनट उसको देखेंगे तो 3,000 देगा या 2,500 देगा। कंपनी के साथ अलग व्यवहार, उसमें भी बहुत तरह का। अगर 1 लाख लोग 8 मिनट तक आपका व्यूज देखते हैं तो उसी 1 लाख का 8,000। अगर 12 मिनट तक, हर 4-4 मिनट पर, अच्छा उसमें भी गणित है। उसमें क्या गणित उसने किया कि अगर आपने मोनेटाइज नहीं किया, मतलब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ उनके क्राइटेरिया में, तो भी आपके वीडियोस में वो ऐड लगाते रहते हैं, और उसका फायदा वो लेंगे, आपको 1 रुपया नहीं देंगे। अगर आप इनएक्टिव हो गए कुछ दिनों के लिए,
आपने वीडियो नहीं डाला तो आपका कोई भी वीडियो चलेगा, उस पर उनका ऐड चलेगा, लेकिन आपको रेवेन्यू शेयर नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जल्दी ही कोई ट्रिक निकालने वाले हैं कि आप देख रहे हैं कि सोए हैं, मैं देख लेना, ये जल्दी ही आएगा। आपका स्क्रीन मतलब आई कांटेक्ट में है कि आप सो गए हैं और यूट्यूब चल रहा है, क्योंकि तब ऐड वाले को फायदा नहीं होगा। ऐड वाला कहेगा रिसर्च करो यार, ये लोग लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं, लोग सोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सोते हैं हटते हैं, उसने में हमारा ऐड निकल जा रहा है, हम क्यों पैसा दें आपको, हमारा ऐड। मैं आपको बता के जा रहा हूं 2 ही 4 साल के भीतर या 2-4 महीने के भीतर आपको पता चल जाएगा कि या वो फोन में ही ऐसा डलवा देंगे, फोन में ही डलवा। अभी है आईफोन में, आईफोन का स्क्रीन आप आंख नहीं खुली है तो स्क्रीन आपका अनलॉक नहीं होता है, दूसरी जगह नहीं है, वो सारे फोन में वो फीचर डलवा देंगे। देख लीजिएगा कि आप स्क्रीन आई कांटेक्ट होगा तभी स्क्रीन चलेगा, आंख बंद हो स्क्रीन बंद, तो ये मिलियन व्यूज वालों का व्यूज भी कम आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि जनता की बात को ले आने में अभी भी बहुत दूरी है, बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जनता का पार्टिसिपेशन है ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं, टेलीविज़न में 5 बजे से दुकानें खुल जा रही हैं, वो खिड़कियां 5 बनी हुई हैं, उसमें वही 20 लोग अच्छा देखिए ये भी कमाल की बात, वो ट्वीट भी करते हैं 5 बजे न्यूज़ 24, 6 बजे जी न्यूज़, 7 बजे रिपब्लिक, 8 बजे NDTV, 9 बजे आज तक, 10 बजे, वो 5 जगह एक ही आदमी डिबेट कर रहा है। बोलिए वही 25 लोग हैं जो 5 घंटा 20 चैनलों को 10 चैनलों को चला रहे हैं और 140 करोड़ की जनता है, 25 लोग हैं कुल मिला जो है। टीवी प्रयोग भी नहीं कर रहा है, टीवी में अपने तरह का, अच्छा आप समाचार लाने का कोई टेंशन भी नहीं है, जो दिया जाएगा वही दिखाया जाएगा। तो अब वो अंदर से बेचैनी भी नहीं है और कुछ एक्सक्लूसिव करने का भी नहीं है, अब दबाव भी नहीं है। पहले का तो ऐसा दबाव था कि जिसका पूछना नहीं है। आपको एक मजेदार किस्सा, ये शिवराज पाटिल जी गृह मंत्री थे, मैं उनके घर में मीटिंग थी, कुछ बुलाया था, हम लोग गए हुए थे, तब तक हमारे ब्यूरो चीफ का फोन आया कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा पाटिल साहब के घर हूँ। बोले सामने रहते हैं गुजराल साहब। हम कहा हाँ उनका घर सामने। बोले कि उनका इंटरव्यू करो, जल्दी करो। तो हमने कहा क्या हो गया, क्या उनके सामने में उनके साथ जब प्रेसिडेंट थे, वो क्या नाम था उनका, साउथ इंडियन थे, प्रेसिडेंट का नाम बोले उनकी डेथ हो गई है। नहीं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे KR नारायणन साहब। तो उन्होंने कहा उनका डेथ हो गई है, इंटरव्यू का। मैंने कहा डेथ हो गई है तो मतलब एज हो गई है, राष्ट्रपति की बीमार थे ही, तो अब उस पर क्या सवाल क्या बनेगा। बोले अरे गजब बात कर रहे हो, जल्दी करो। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तो मुझसे पहले वो क्यों पैनिक में आए, क्योंकि टेलीविजन चैनलों में 20 स्क्रीन लगी रहती है, उसमें एक बड़े चैनल के बड़े रिपोर्टर ने गुजराल साहब का इंटरव्यू कर दिया और उसमें उन्होंने 2-1 किस्से बता दिए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे आदमी थे और देश के लिए ये वो कर। उन्होंने कहा अरे एक्सक्लूसिव गुजराल, ये फोन करो, वो तो आया, मुझे भेज दिया। अब मैं जब घुसा तो गुजराल साहब गाड़ी से आ रहे थे, बहुत ही शरीफ आदमी थे और संजीदा शरीफ जानकार, आप जानते ही। जैसे ही मैं पहुंचा, माइक मैंने आगे बढ़ाया कैमरामैन से, मैंने कहा जल्दी करो। मैंने कहा सर 1 मिनट। तो कह रहे वो लपके मुझे मारने के लिए, हाथ उन्होंने मेरे ऊपर चलाया, मैं थोड़ा पीछे हुआ। मैंने सोचा यार गुजराल साहब ऐसे कैसे हो गया। फिर मैंने कहा सर 1 मिनट सर। तो और तेज, और बुजुर्ग थे 80 साल से उनकी उम्र हमको लग रहा ज्यादा हो रही। अच्छा इतने में मैं 1 मिनट कह रहा हूँ और वो इतने में उनका जो पीए था वो भी उनसे 2 साल बड़ा था, बड़े थे, वो भी धीरे धीरे रफ्तार में रुक रुक रुक, वो भी हाथ उधर ही से उठाए मारने के लिए। मैंने कहा हो क्या गया। इसके बाद मेरे कुछ समझ नहीं आया और उनका PSO था, उसने गेट खोला, बैठे चले गए। तो जो उनके PA साहब थे, मैंने कहा अरे कभी तो गुजराल साहब को ऐसे नहीं देखा। कहे तुम लोग इतने बदतमीज आदमी हो, हमने तो कभी आज तक दरवाजा बंद किया नहीं, कोई सिक्योरिटी है नहीं, तुम लोग इतने बदतमीज आदमी हो। तुमसे पहले वो आया था और उसने कहा नारायणन साहब की डेथ हो गई
और उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठ के किस्से सुना दिए, और जब अभी टीवी पे चला है तो पीएमओ से फोन आया कि वो जिंदा है। इस तरह की एक घटना अभी और- हाल में हुई है। और तुम फिर आ गए। तो वो अब सोच लीजिए उनको गुस्सा कितना था। वो इंटरव्यू ले आया और चल गया। अभी भी एक किस्सा था, लेकिन उसमें इंटरव्यू नहीं था, उसमें इंफॉर्मेशन चली गई थी। इसमें तो बाकायदा बैठ करके 5 मिनट किस्से सुन लिए, और फिर एक दूसरा रिपोर्टर माइक लेके आ गया कि सर मुझे भी 2 सुना दीजिए। तो बोले वही आरआर हॉस्पिटल उनको देखने जा रहे थे, तुम कह रहे हो कि हमको भी सुना दीजिए। अरे फिर मैंने अपने ब्यूरो चीफ को फोन किया। नहीं, आप सोचिए कि उस समय कितना प्रेशर छोटी छोटी चीजों को लेके है। अब आज कुछ हो रहा है, हमने फोन किया कि देखो यही होता है, आपने ऐसे ऐसे किया और ये हुआ। तो बोले मिला कि नहीं मिला। अब देखो उनको इससे भी मतलब नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि अरे मैं कैसे लेता, तो बोले यार आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, ले लेते, बाद में चला लेते। वो तो जानते ही वो क्रिटिकल है। ऐसे ही राजीव भाई, एक बात ये कही जाती है कि बॉम्बे में अगर कोई फिल्म स्टार मरे या ना मरे, एक फोन कॉल हमेशा तैयार रहता है हर न्यूज रूम के असाइनमेंट डेस्क के पास। रजा मुराद, अगर रजा मुराद, कोई भी आदमी मर रहा हो या मरने वाला हो, तो रजा मुराद हमेशा तैयार रहते हैं अपनी भारी आवाज में ये बोलने के लिए, वो बहुत अच्छे शख्स थे, ऐसे करके। तो अभी धर्मेंद्र के केस में यही हुआ। एक बड़े चैनल ने धर्मेंद्र को सोर्स बेस्ड मरवा दिया, ठीक है, और उसमें एज यूजुअल ये इनका चलने लगा कि वो बहुत अच्छे शख्स थे, और वो बाद में पता चला कि वो परिवार एकदम हल्कान कि ये जिंदा है। तो ये तो देखिए, ये भी जो राजीव भाई कह रहे हैं, ये भी क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम है। और ये बेसिक्स जर्नलिज्म के आपको यही सिखाते हैं। भाई न्यूज रूम सीरीज एक आई थी HBO की बहुत पुरानी, जिसमें एक इसी तरीके का सिचुएशन था, जिसमें रुपेश भाई जो डायलॉग था वो ये था, इट्स अ पर्सन, द डॉक्टर प्रोनाउंसेस देम डेड, नॉट द न्यूज। और ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी अच्छी पत्रकारिता या अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप ऐसी फूहड़ हरकत नहीं करेंगे। आप अपने घर में क्या कहीं सुनी बात पर विश्वास कर लेंगे? अगर आपके घर के किसी नजदीकी के साथ इस तरीके का हादसा होता है, आप भी कोई विश्वसनीय सूत्र चाहेंगे ना, किसी डॉक्टर से जानना चाहेंगे, तो आप यही विश्वसनीयता अपनी खबर से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते? तो मुझे इसमें एक मजेदार किस्सा बहुत लोगों को मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा, मैं जोड़ देता हूँ। अब चूंकि ये इस तरह की खबरों में कई बार संकेत में हम ये नहीं मानते कि रिपोर्टर ही मार डालना चाहता है और उसने मार दिया और अभी वो जिंदा, ऐसा नहीं होता। ये कि क्रिटिकल होते हैं लोग, तबीयत जिनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्रिटिकल होते हैं, डॉक्टर से बात कर लिया, डॉक्टर ने कह दिया कि अब रिवाइवल की कोई उम्मीद नहीं है, वेंटिलेटर पे रखे, ऐसे ऐसे होता है। तो कभी कभी कुछ हरकत देखी, सोचा कि कोई बड़े आदमी के लिए तो लोग मैं किस्सा ये सुना रहा था कि जयप्रकाश नारायण मुंबई में भर्ती थे, और एक एजेंसी, समाचार एजेंसी के एक रिपोर्टर की ड्यूटी लगी थी कि तुम बाहर ही रहोगे, तो बैठे हुए थे, और वहाँ उनका जो सहायक था वो आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, वहाँ व्यवस्था के लिए सब लोग थे। तो एक बार दरवाज़ा खोला और सहायक ने, मूल उदास था ही, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, क्रिटिकल थे, उन्होंने कहा चार्टर्ड प्लेन का इंतज़ाम करो, पटना चलना है। वो रिपोर्टर उठा, PTI शायद समाचार एजेंसी का वो रिपोर्टर उठा और उसने तड़ाक खबर ब्रेक की और वो तुरंत टिकर पे आया। ऑल इंडिया रेडियो की बुलेटिन शुरू होने वाली थी, उससे पहले पढ़ दिया गया, जयप्रकाश नारायण नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने शोक संदेश जारी कर दिया, राष्ट्रीय ध्वज झुक गए, और फिर बाद में फोन आया कि अभी वो है, और उन्होंने अंत में ये इच्छा व्यक्त की थी कि प्राण जाना ही तो मैं चाहता हूं कि पटना में जाए, तो मुंबई अस्पताल में रहने से अच्छा हम पटना चले। इस इच्छा पर चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम कराया जा रहा था, और प्रधानमंत्री का शोक संदेश, मातमी धुन ऑल इंडिया रेडियो पे बज गई, झंडा झुका दिया गया। ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं है, अभी हम अपने पे हंस रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपको ह्यूमन एरर बता रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। अब उस रिपोर्टर की गलती नहीं थी, लेकिन कितना बड़ा प्रधानमंत्री, मतलब सब कुछ हो गया, क्रॉस चेक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात थी कि अब JP ठीक नहीं होंगे, बहुत ही क्रिटिकल है।
ये तो पता चल ही जाता है। आपके अपने घर का भी कोई होता है, आप अंदर से स्वीकार करते नहीं है उस बात को, लेकिन आपके जानने वालों के समझ में आ जाता है कि अब यह आदमी घर वापस आने वाला नहीं है। तो उसी तरह की स्थिति थी, और इन तीनों केसेस में जिसकी चर्चा हमने किया, उसी तरह की स्थिति थी कि अमूमन से उनके स्वस्थ होने की उम्मीद। अब बात यह है कि किसी ने 1 घंटे पहले, किसी ने 1 दिन पहले। अब आजकल मेडिकल उपकरण इतने हैं कि जब तक डॉक्टर चाहें आपको, आप देख ही रहे हैं। सर, सवाल यही बनता है कि जिम्मेवारी तो होनी चाहिए, इसको ह्यूमन एरर मान के हम छोड़ दें, इतना तुरंतापन क्यों है? हाँ, ये बात है, किसी के मरने की खबर देने की जल्दी क्या है? मैंने ये भी सुना कि एडवांस में रिकॉर्ड कर लिया जाता है कुछ लोगों का बाइट, जो मरने के बाद चलाया जाता है। देखिए, मैंने वही बोला जी। कि वही हाँ, किस्सा ही वो आपको आपने तो बता पूरा दिया। किस्सा सुनाया जी। उसकी देखिए, उसकी अखबार में है ना, आशीष भाई इनसे पूछिए, अखबार में भी ऐसा मटेरियल तैयार रहता है, टीवी को ही मत कहिए। अजय, एक बहुत बड़ी हस्ती का, मान लीजिए दुनिया की या देश की किसी हस्ती का निधन होगा, और आपको मालूम है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है या उसकी उम्र हो चुकी है, लेकिन राष्ट्र के प्रति उसका योगदान, चाहे साहित्यिक आदमी हो, चाहे, अब आप रात को खबर आई मान लीजिए 11 बजे, अमूमन एक्सपीरियंस्ड लोग 11 बजे टीवी में 9:30 10 बजे वो घर चले जाते हैं। अब 11 बजे सेकंड रैंक जूनियर जो होते हैं वो टेलीविजन में काम करते हैं अमूमन। अब वो क्या चलाएगा तुरंत? आपने एक खबर टिकर में डाल दी, रिपोर्टर से फोन ले लिया, उसके बाद आगे टीवी में क्या चलेगा उस आदमी के बारे में? कुछ तो आपके पास तैयार होना हो। आशीष जी डेस्क पे मान लो बैठे हैं और अखबार छपने का लास्ट जा रहा है, उसी समय खबर आ गई, तो 4 लाइन लिखने के अलावा कि इस बीमारी से पीड़ित थे, इतने दिन अस्पताल में थे, ये उसके आगे क्या छपेगा? अगर पहले से मटेरियल तैयार रहेगा तो एक बॉक्स हो जाएगा, एक पूरा पेज चला जाएगा, तो हर जगह तैयार रहता है। तकनीकी जरूरत है एक तरह से। फर्क है, देखिए, मटेरियल तैयार रखना और मटेरियल छाप देना या दिखा देना, ये फर्क है ना। तो मटेरियल तैयारी तो हम हर किसी सिचुएशन की करते हैं, लेकिन हम एकदम आमादा रहें किसी को मारने के लिए, वो प्रॉब्लमेटिक है, वो है दिक्कत। इसी तुरंतापन की बात मैं कर रहा था। वापस लौटते हैं हम प्रिंट मीडिया की तरफ। प्रिंट मीडिया में सर, जो अखबार का कंटेंट है, जैसे बार बार जब टीवी मीडिया ऊपर की तरफ जा रहा था तो ब्रेक करने वाली बात, अभी काफ़ी चर्चा उसकी हुई, सनसनी, बाद में तो इस नाम से एक कार्यक्रम, एक चैनल चलाता है, शायद अभी भी आता है। मुझे हैरानी होती है कि ये नाम अप्रूव कैसे हुआ कि टीवी पर सनसनी। मैं समझता हूँ कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। इतना कुछ हो रहा है उसमें आपको यही दिखा? नहीं, मैं मतलब और क्या क्या कहूँ, और क्या चल रहा है? मैंने ये तय किया कि यहाँ आकर मैं कुछ शब्द या किसी चैनल का नाम या उनके कार्यक्रम के नाम का जिक्र न करूँ। निश्चित रूप से जो चल रहा है वहीं से ये सवाल मेरे आ रहे हैं, और ये एक दर्शक के तौर पे जो एक मोहभंग भी है इस मीडियम से, इस मीडियम के एक सेक्शन से, एक बड़े सेक्शन से निश्चित रूप से, तो वहाँ से आ रहा है। अखबार भी पिछले कुछ वर्षों में, दशकों में कहना चाहिए, 1-1.5 दशक में, अखबार की भाषा में भी सनसनी बहुत आ गई है, शोर बहुत आ गया है, और एक बहुत आसान रास्ता निकाल लिया गया है कि आप कोई ऐसी लाइन लगा दो, आगे एक क्वेश्चन मार्क डाल दो या एक विस्मयादि बोधक चिन्ह डाल दो, जस्टिफाई हो गया। इतना शोर, इतनी आक्रामकता, इतनी जल्दी की तकनीकी रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है, टीवी की हो सकती है, ये अखबार में क्यों है? देखिए, ये बात सही है कि अखबारों के ऊपर वायरल होने का कोई प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर पहले ब्रेक करने का कोई प्रेशर नहीं है, तो उनके पास ये है सुविधा कि वो चीज़ों को ज़्यादा वेरीफाई करें, ज़्यादा संतुलित तरीके से लिख सकें। लेकिन देखिए, अखबार में काम करने वाले लोग भी इस समाज से ही आ रहे हैं। आज अब लोग जब डेस्क में लोगों को हायर करते हैं तो वो ट्रांसलेट करने के बजाय गूगल से ट्रांसलेट करने लगते हैं, टेस्ट में भी। जबकि हम उनसे कहते हैं आप खुद ट्रांसलेट करो, लेकिन वो कहते हैं कि जब गूगल है और एआई है तो हम खुद क्यों करें। तो हमारा कहना है कि टैलेंट की प्रॉब्लम हमको भी आ रही है, और जब जो दिन भर वो मीडिया देख के आए हैं, जिस तरह का उनको एक्सपोजर मिला है, तो काफ़ी जगहों में लैंग्वेज पर, उसका भाषा पर उसका असर आया है। जब वो हेडलाइन लिखते हैं तो देखिए, कॉपी में कई बार क्या होता है कि जब हम एंकर को देखते हैं या रिपोर्टर को देखते हैं टीवी में, तो उनको लंबा खींचना होता है, तो अक्सर वो अपनी बात ऐसे शुरू करते हैं कि इसकी बात की जाए तो, इसकी बात की जाए तो, देखा जाए तो, क्योंकि उनको बात खींचनी है। लेकिन अगर अखबार की भाषा में जाए तो इसकी बात की जाए तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं ना, आप करो उसकी बात।
लेकिन आप देखिए अखबारों की कॉपी में भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो जो बच्चे आ रहे हैं नए, वो टेलीविज़न देख के या फिर इंटरनेट से खबरें पढ़ के आ रहे हैं, तो उनके मन में भी वो चीज़ें आई हैं। तो एक समाज के तौर पे हमें भी देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को छांट रहे हैं। क्या हम अखबार अगर ठहराव के साथ, अखबार अगर एक संतुलन के साथ चीज़ें दे भी रहे हैं, तो लोगों को अखबार पढ़ना भी पड़ेगा ना। अखबार आपके घर में आ रहा है, आप खोल ही नहीं रहे हो और आप स्क्रॉल करते जाना पसंद कर रहे हो, तो उसके असर ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आपकी बातचीत में दिखेंगे, वो हर जगह दिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों उत्तम नगर में बहुत ही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, और जिस दिन ईद का दिन था तो उस दिन भी बहुत पुलिस लगी हुई थी और बहुत सारे लोग नारे लगा रहे थे। तो हमारे पास मसला था कि फ्रंट पेज पर हम कैसे लें फ़ोटो को। तो पहली चॉइस तो यही थी ना कि आप वहाँ पुलिस की सुरक्षा, जो नारे लगा रहे हैं उनकी फ़ोटो लगाएं। लेकिन देखिए, हमारे पास तो टाइम है ना, रात 10 बजे पेज छोड़ना है, 11 बजे पेज छोड़ना है, तो हम सोचते रहे क्या करें क्या करें, 2 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक। फिर हमने देखा कि कहीं जयपुर में कुछ लोग फूल बरसा रहे हैं। फिर एक हमने देखा कि उत्तम नगर में भी कुछ मुस्लिम लोग पुलिस पर फूल बरसा रहे थे। तो हमने लगा कि एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, तो हमने दोनों फूल बरसाने वाली फ़ोटो एक साथ रखी और उसको हेडिंग दिया कि उम्मीद की ईद ऐसे। तो देखिए, वो चॉइस थी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जल्दी नहीं है ना हमारे पास, तो हमने सोचा ऐसे निकाल के देखते हैं। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद आया हो, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है। एक बार जामा मस्जिद इलाके में बड़ी हिंसा हो गई थी, ये चांदनी चौक की तरफ में। तो निश्चित तौर पर खबर यही थी कि हिंसा हुई है, वहाँ पथराव हुआ, पुलिस भी लगी, किसी मंदिर में भी किसी ने कुछ तोड़फोड़ की। ये सब सुबह हो गया और रात को खबर छापनी थी। अब हम नवभारत टाइम्स है, हम दिल्ली का सबसे बड़ा अखबार है, अगर हम यही छापेंगे तो और ही हिंसा बढ़ेगी। तो हम सोचते रहे हम क्या करें अब, लेकिन हमारे पास टाइम है ना, हम सोच सकते हैं। तो हमने एक देखा कि कुछ लोगों ने एक यात्रा निकाली थी और वहाँ कुछ मुस्लिम लोग प्रसाद बांट रहे थे। तो हमने वही फ़ोटो ले ली कि चलो एक होप की फ़ोटो छापते हैं ऐसे ही। तो उस फोटो से एक अच्छा मैसेज गया, लोगों को लगा कि एक ये भी पहलू है। तो देखिए, 90% लोगों को दिख रहा होगा कि हिंसा ही हो रही है, लेकिन एक पहलू वो भी था ना, तो हम दिखाना पसंद कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। अगर दंगे हो रहे हैं तो हम ऐसी कहानियाँ भी ला सकते हैं जहाँ किसी ने किसी की मदद की हो। तो क्योंकि हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं है वायरल होने का, ब्रेक करने का, ज़्यादा टीआरपी लाने का। अखबार लगा हुआ है तो आदमी एकदम से तो हटाता नहीं है ना, रिमोट तो नहीं है हम लोग कि रिमोट बदल दिया रहे या फिर स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया। तो देखिए, एक मीडियम है जो इस पहलू के साथ आता है, लेकिन उसको लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आएगा, आप लोग ही नहीं तो कैसे होगा। अभी ओम धानवी जी ने बहुत ही बातें कही, एकदम दिल में चुभ गई हमारे कि संपादक को कुछ पसंद नहीं है, साहित्य नहीं छाप। वो बिल्कुल सही कह रहे थे और हम लोग हैं उसके दोषी। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम लोगों से बातचीत करें तो हम ये चीज़ सुधार भी सकते हैं, हम चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन लोग अखबार तो पढ़ें, ये टीवी में भी आ सकता है। अगर अखबारों में आएगा, देखिए टीवी के लोग भी अखबारों को फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी गलती है या उनकी गलती है मौत की खबर पहले देने की। आशीष जी, ये कहना कि लोग अखबार पढ़ें, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि हम खिसका रहे हैं, हम प्लेट सामने की तरफ खिसका रहे हैं। ये जो अखबार पढ़ना कम हुआ, सर्कुलेशन भी आपका कम, सभी अखबारों का कम हुआ। यहाँ तक कि मैं चेक कर रहा था अभी इस कार्यक्रम से पहले कि जो आपके ऑनलाइन संस्करण हैं, वहाँ भी जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या भी बढ़ने की जगह पिछले कुछ समय में, मैं अखबारों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर अखबारों की कम हुई है। कुछ अखबार हैं जो जैसे तैसे वो नैरेटिव पत्रकारिता वगैरह करके उनका अपना एक टोली है, तो वो बने हुए हैं, लेकिन कम हो रही है। व्यूअरशिप कम है, सब्सक्राइबर कम है, रीडर कम है। ये एकदम से नहीं हुआ, ये ट्रांजिशन एक फेज में हुआ, एक लंबे फेज में हुआ। कुछ तो अकाउंटेबिलिटी इसके लिए प्रिंट मीडिया को खुद लेनी पड़ेगी। हाँ, देखिए, आप बात सही कह रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें खुद को भी री एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसे मन में ये सोच के कि हम उन मुद्दों को ही देखें जो टीवी देख रहा है, तो ये गलत स्ट्रेटेजी है अखबार के लिए। देखिए, हमें कई बार क्या लगता है कि ये ईरान वाला ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसी के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि उसके घर के सामने की रोड ही नहीं बन रही है, और हो सकता है कि वो खुरेजी का इलाका है। तो कौन बोलेगा, यूट्यूब में तो हिट नहीं आएंगे खुरेजी की समस्या से, और टेलीविज़न भी नहीं दिखाएगा। या फिर तिलक नगर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ बहुत ही जाम लग रहा है जिसकी वजह से,
तो मे भी हमें ऐसे मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे, ऐसी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जहाँ लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अखबार को लोगों का दोस्त बनना पड़ेगा, उनके बीच में जाकर उनके इशू उठाने होंगे, सिर्फ छापने के बजाय उनके बीच में जाके सभाएं करनी होंगी। तो अखबार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अभी हम अपनी बात करें तो हमारा प्री कोविड वाले सर्कुलेशन पर नवभारत टाइम्स दिल्ली में वापस ही है, और अखबारों ने भी अच्छी ग्रोथ की है, जागरण, उजाला, थोड़ी कॉपी गिरी है। तो वो एक पढ़ने की आदत को लेके भी मसले तो हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखबारों की गलती ही है, लेकिन लोग पढ़ना भी तो लोगों को पड़ेगा, कुछ तो पढ़ें। मतलब पढ़ने से वो त्याग देंगे तो कैसे काम मैं करेंगे? मैं मान लेता हूँ कि लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है, लोगों की गलती भी है, समय बदला है, ट्रांजिशन हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है, वो अभी हमारे बाद जो पैनल आएगा वो पॉपुलर राइटर्स हैं जी। जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। तो मैं हाँ। वो बता सकते हैं कि हाँ, नहीं, लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप सही लिखो तो मे भी हमारे अंदर गलती हो तो हमको आइडेंटिफाई करना हमारे चाहिए। बीच जो लेखक हैं उनकी प्रतियां करोड़ में बिक रही हैं, है ना। बड़े बड़े ट्रकों से किताबें आ रही हैं, जा रही हैं, हर एक शहर में जा रही हैं, बिक रही हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। खैर ठीक है, इस सवाल को यहाँ हम मान लेते हैं कंप्लीट। एक और सवाल आपसे है आशीष जी से। यहाँ मैं भाषा की बात अगर सीधे सीधे करूँ, ठीक है कि जनरेशन्स के साथ भाषा बदलती है, भाषा का प्रयोग बदलता है। आज हम लोग जो भाषा बोल रहे हैं, खासतौर मैं भी जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ, आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले इस मंच की हिंदी कुछ अलग रही होगी, आज वो हिंदी अलग हो गई है। लेकिन अखबारों में, कुछ अखबारों में, अब जैसे एक अखबार में मैं हाल में एक शब्द देखा, सिलेब्स, तो मैंने पहले उसको पढ़ लिया सिलेबस, क्योंकि वो बहुत आधा था, मैंने पूरा पढ़ लिया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तो मैं पूछता हूं कि क्या तुम लोगों को इस भाषा की ज़रूरत है? तो कहते हैं नहीं, आसान हो, जो समझ में आ जाए, कम्युनिकेट हो जाए। जैसे मैंने अभी अंग्रेजी का शब्द बोला, कम्युनिकेट हो जाए। लेकिन उसके लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, आपने जो वो सिलेबस वाला पढ़ा होगा ना, वो हमारा ही अखबार होगा क्योंकि हम ही इसके सबसे ज़्यादा दोषी माने जाते हैं कि जिन्होंने हिंदी के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया। और हमें बहुत ही, मैं तो पब्लिक में चाहता ही नहीं हूँ कि लोग कहते हैं कि ये नवभारत टाइम्स वाले आ गए लेकिन देखिए, मेरी ताली मत बजाइए जी, हम लोग करते हैं, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि ये पढ़ते हैं आप लोग। देखिए, युवा पीढ़ी की भाषा से हमको समझना पड़ेगा वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं जी। तो देखिए, बात आपकी सही है कि हमें उनको ये भाषा सिखानी पड़ेगी, लेकिन एक अखबार के तौर पे मेरे को लगता है कि मेरी पहली ड्यूटी है लोगों को खबर देना, उनको अखबार पढ़ाना, कि खबर जानने के लिए क्या हुआ। उसके बाद मैं उनको भाषा, मेरे को मतलब मेरी ड्यूटी नहीं है उनको मैं भाषा इस पर एक राय बिना मांग के दे रहा हूं कि आप इस तरह का एक सर्वे कराएं युवाओं के बीच में। संकेत जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। लखनऊ में जब मैं कार्यरत था एनडीटीवी के लिए, तो दैनिक जागरण ने एक अखबार निकाला, आई नेक्स्ट, और उसमें इस तरीके की भाषा थी, बीच बीच में रोमन में वर्ड्स थे कि नेक्स्ट ईयर का सिलेबस शुरू, या ऐसे कि बच्चों के बीच में मॉनसून का क्रेज, ये वाली भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आपको एक डिस्टिंक्शन बनाना पड़ेगा। मैंने अभी डिस्टिंक्शन बोला, स्पोकन हिंदी और रिटन हिंदी, इसका आपको फ़र्क करना पड़ेगा। आम बोलचाल की भाषा बहुत ज़्यादा पवित्र अगर होगी तो ये भाषा को मार डालने का बेस्ट तरीका है। अगर आपको किसी भाषा का गला घोंटना है तो आप उसको एकदम पवित्र कर दीजिए, फिर उसको कोई नहीं बोलेगा, फिर आप उसकी पवित्रता लेकर के आप बैठे रहिए। बट रिटन में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि रिटन में, मैं आपको एक उदाहरण दूं, राजीव भाई जानेंगे। एक बार ऐसे ही वो टेलीप्रॉम्प्टर, जो एंकर लोग होते हैं, वो उनका एक टेलीप्रॉम्प्टर आता है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की कोई खबर थी, तो उसमें अ पे आ, उसके बाद बड़ी ई, फिर आ, फिर स पे बड़ी ई की मात्रा, फिर ऐसे करके आई करके लिख दिया देवनागरी में। हम लटक गए, क्योंकि ऐसे कौन बोलता है, ऐसे तो हमें आदत ही नहीं है ना पढ़ने की। तो रिटन हिंदी और स्पोकन हिंदी, उसका फर्क है। ये चीज़ हमको अंग्रेजी भाषा से सीखनी पड़ेगी, कैसे उस भाषा ने और कैसे अंग्रेज़ों ने डोमिनेट किया है दुनिया भर में। वो इस तरीके से किया है कि वो
थोड़ा सा आपकी भाषा को भी अपनी भाषा में मिला लेते हैं। हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बहुत सारे इधर उधर के, हिंदी का बहुत मशहूर शब्द ढीली ढाली अंग्रेजी का डीली डैली बन गया, और ऐसे तमाम शब्द हैं अंग्रेजी ने जो इधर इधर से खींच खींच के अपनी भाषा में कर दी। तो अगर हम कलम की जगह पेन बोल दें तो इसमें अपराध क्या हो जाए? नहीं है। क्यों ना बोलें? अगर आपको इस देश की हिंदी को जीवित रखना है तो आपको उसको आम बोलचाल वाली भाषा बना करके रखना होगा। मैं तो एक लेवल और आगे जाऊंगा, मुझे लगता है कि हिंदी भी बहुत हद तक छोटी छोटी भाषाओं का गला घोट रही है। मेरी भाषा अवधी है, मेरी भाषा अगर आप वेस्टर्न यूपी में आ जाएं तो ब्रज है, उधर आजमगढ़ और उससे आगे चले जाएं तो भोजपुरी है। तो हिंदी तो थोप दी गई है हम लोगों के ऊपर। इसी वजह से जो मैथिली और भोजपुरी बोलने वाले हैं वो र गड़बड़ा जाता है उनका। क्यों? क्योंकि आप खड़ी बोली थोप रहे हैं उनके ऊपर। कोशिश करते करते हम कोशिश कर देते हैं। कोशिश करते हैं आप। तो इसमें एक बात और थी कि देखिए, कुछ वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि फ्रेंच और अंग्रेजी की तुलना में फ्रेंच अपने को बहुत ही प्योरिस्ट रखती रही, लेकिन हमारे को ऐसा भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सरल हिंदी पर भी फोकस करें, बजाय कि बहुत ही अंग्रेजी डालने के लिखने में खास तौर पे। क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कलम को पेन क्यों ना लिखें, लेकिन जब हम लिखते हैं वो पेन लगता है। तो ऐसे ही पेट लिखते हैं ना कई बार हिंदी में हमारे लोग, वो पेट हो जाता है। तो ऐसी जगह पर हम सरल हिंदी के शब्द लाएंगे तो वो काम किया जा सकता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर तो लाना ही पड़ेगा। देखिए, और मेरा कहना यह है, मज़ेदार एक किस्सा आपको सुनाता भी हूँ इसी पर, कि भाषा जो है अंग्रेजी एक ऐसी है, अकेली भाषा है जिसको आप न जानते हुए, न बोलते हुए भी अपनी बात अंग्रेजी जानने वाले को बता सकते हैं अपनी भावनाओं से। इसका एक नायाब उदाहरण आपको बताता हूँ। बीएचयू में कालूराम श्रीमाली साउथ इंडियन थे, वो वाइस चांसलर थे, बड़े कड़क वाइस चांसलर थे। उन दिनों स्टूडेंट लीडर्स का भी बड़ा जलवा था। मनोज सिन्हा साहब जो आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उन दिनों वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। तो बहुत सारे लीडर्स उस समय गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, उधर के पूर्वांचल के बीएचयू में थे। अच्छा, कालूराम श्रीमाली केवल इंग्लिश बोलते थे। मनोज सिन्हा वगैरह लोग, ये लोग जो थे, ये लोग आईआईटी में पढ़े हुए थे। नहीं, ये तो अंग्रेजी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं जानता नहीं उनको कितनी आती है, लेकिन आईआईटी में थे तो विज्ञान वाले के तो अंग्रेजी पढ़ना ही है। ये लोग उनसे बात कर लेते थे। तो हमारे तरफ के एक नेता थे पूर्वांचल के, उनको अंग्रेजी से टोटल फीस माफ। ना उन्होंने कभी पढ़ा, ना कभी बोला, ना कभी जानने की कोशिश की, लेकिन वो नेता उन दिनों सबसे दमदार थे। अच्छा, वाइस चांसलर ने स्टूडेंट लीडर्स की मीटिंग बुलाई और सब अपने अपने समर्थक लेके गए वहां पर। ये अच्छा, सबसे बड़े नेता विद इन स्टूडेंट सबसे ज्यादा इनका रिकॉग्निशन था, लेकिन कालूराम श्रीमाली से बात कैसे करेंगे नेताजी? तो ये गए तो इनके समर्थकों ने कहा कि अरे वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, वीसी साहब का कोई बात नहीं यार, वीसी साहब का अक्सर वो भोजपुरी में बोलते थे। तो वीसी साहब ने बोलना शुरू किया और बाकी स्टूडेंट लीडर्स ने शुरू किया बोलना। अब इनके समझ में आया कि बातचीत हो क्या रही है। तो जब इनका धैर्य जवाब दे गया तो इन्होंने मेज को थपथपाया ऐसे 2-3 बार। तो वीसी ने पूछा हाँ। तब तक दूसरे वाले जो और नेता थे उन्होंने कहा नेताजी आप बताइए ना, जो बोलना है बोलिए, हम बता दें। आई टाक ता आइए टाक। तो उन्होंने कहा, तो वीसी की तरफ देखा तो वीसी ने बोला हाँ, मतलब उन्होंने कहा आप अपनी बात रखिए। तो कह रहे, फिर उन्होंने इंटरप्ट किया तो उन्होंने कहा तुरंत नेताजी ने, आई टाक ता आइए टाक, यू टाक ता यूए टाक, डोंट टाक इन बिटवीन, जब आई टाक यू टाक। वाइस चांसलर की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा आई टाक ता आइए टाक, यू टाक ता यूए टाक, डोंट टॉक इन बिटवीन, जब आई टाक यू टाक। तो वो अपनी बात कह ले गए उसी तरह की अंग्रेजी में। और दूसरी किसी भाषा में ये ताकत नहीं है कि बिना उसको आए भी आप सामने वाले को बता दे रहे। तो इसका प्रयोग किए बगैर, जैसे उर्दू, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो उर्दू के शब्दों का प्रयोग किए बगैर आप 1 मिनट नहीं बोल सकते, 1 मिनट। और इसी तरह से
समाज में बिना अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग के ना आप बोल पाएंगे ना आप लिख पाएंगे। इसकी अनिवार्यता को समझना पड़ेगा अगर सरल और सहज होना है। बहुत सारे लोग भाषा शुद्ध हो इसके चक्कर में उन अपने ज्ञान को और उन क्लिष्ट शब्दों को बखारने में या लिखने में बघारने में या लिखने में उसको विद्वत्ता समझते हैं। तो लेकिन संवाद ऐसा थोड़ी नहीं है। बात मैं जो बोल रहा हूं वो आपके समझ में आ गई तभी संवाद है। अदरवाइज वही कल कह रहे थे ना प्रसून जी, मैंने उनसे पूछा कि ये मसक्कली का मैंने मतलब आज तक समझ नहीं आया। तो आप बताइए, उन्हीं को लोगों ने, जो उसका लेखक है उसी को उन लोगों ने कहा अरे आप इतना हमको मासूम समझते हैं, मसक्कली का मतलब हम समझते हैं। अब बताइए मतलब है ही नहीं कुछ। उन्होंने कहा वो ऐसे ही रखा गया। तो ऐसे लोग भी, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसका मतलब ही आप नहीं जानते, सामने वाला कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे। अक्सर से शेरों के बारे में, शेर व शायरी के बारे में यही है कि बहुत सारे वाह वाह करते हैं, अगर उनसे पूछ दो मतलब क्या तो कहेंगे वाह यार सुनने में अच्छा लगता है। सर 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 मैं हर भाषा को कह रहा हूँ, उसमें हिंदी इंग्लिश का नहीं, भाषा सब सरल होनी चाहिए। इसीलिए देखिए जो लोग सरल इंग्लिश भी बोलते हैं, सरल हिंदी बोलते हैं, उनको ज़्यादा लोग ग्राह्य है, ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुँचती। मैंने केवल हिंदी की बात नहीं की। जहाँ तक आपने रामायण की बात की, मुझे लगता है वो भाषा या डायलॉग से ज़्यादा उस जिस तरह से फिल्माया गया, उसके पात्रों को जैसा जीवंत किया गया, उसका उसकी सफलता के बहुत सारे माध्यम श्रेय। अलग है, वो माध्यम अलग है निश्चित रूप से। कोई भी जीवित भाषा शुद्धतावादी आग्रह नहीं रख सकती मैं है। आपको एक 10 सेकंड का एक प्रकरण और बताना जी, चाहता हूँ। प्लीज। साल था 2006, एनडीटीवी लखनऊ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो अब इस दुनिया में नहीं है, कमाल खान साहब, हिंदी दिवस का दिन, उसमें वो गए पीस टू कैमरा करने। ये राजीव भाई जानते हैं मीडिया में पीटीसी करते हैं हम लोग, जो हमारे ज़माने में पीस टू कैमरा होता था, अब प्रवचन टू कैमरा हो गया, तो वो पीटीसी की डेफिनेशन चेंज हो गई। वो खड़े हुए लखनऊ में और उन्होंने बोलना शुरू किया। वो पीटीसी मुझे आज भी याद है। खड़े हुए और बोलते हैं, एक विदेशी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में अपना सामान बेचने के लिए हिंदुस्तानी हुई चली जा रही हैं, शायद इसीलिए ठंडा मतलब कोका कोला है, और एक हम हैं जो अच्छे खासे कूड़ेदान को भी अपशिष्ट गृह कह करके पुकार रहे हैं। कृपया हिंदी की बैंड ना बजाएं। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये उन्होंने बोला। लखनऊ में एक्चुअली एक कूड़ादान है जिस पर अपशिष्ट गृह लिखा। मेरा ये कहना है सर आपके सवाल पर, अगर आपको किसी भाषा को और आगे ले जाना है कि लोग उसको, और वो भाषा फले फूले, उसके और शब्द जो हैं वो गुलदस्ते की तरह निखरें, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों के बीच में उसको कबूल कर लेना, वो चीज़ और ज़्यादा बढ़नी, लोकप्रिय होना उसका ज़रूरी है। और सिर्फ इसलिए कि वो भाषा जीवित रहे किसी भी तरीके से और ये शब्द हो जाए और तुम्हें यही बोलना है तभी तुम महान होगे, ये शोर शॉर्ट तरीका है किसी भाषा को मार डालने का। फिर होगा क्या कि लोग उसमें साहित्य लिखेंगे, फिर वो साहित्य पढ़ा नहीं जाएगा, फिर हम बैठ करके बहुत दुखी होंगे कि ये कोई देख नहीं रहा है। तो उसको प्रचलित बनाने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना ज़रूरी है। इसी में बोलियों का मसला भी आता है। हाँ, और वो कि हिंदी की पवित्रतावादी हो जाने से वो शायद पर्पस डिफीट नहीं, होता है। बिल्कुल ये आग्रह सर हमारा तो कतई नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। अब मैं, सर ने कहा 1 मिनट, मैं कहता हूँ कि शायद कोई एक वाक्य, एक पंक्ति आप बोलें जो सहज बातचीत की है और उसमें कोई उर्दू का शब्द ना आए, कोई दूसरी भाषा का शब्द ना आए। अंग्रेजी की डिक्शनरी 10 गुनी बड़ी हो गई दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेकर, तो ये आग्रह कर नहीं सकते। लेकिन लिखित भाषा और बोलने की भाषा में एक अंतराल, एक अंतर तो रहेगा। मुझे लगता है कि उसको उसको बनाना पड़ेगा। मैम कंक्लूड कर रहे हैं जी। अगर हमें
उनको हिंदी का अखबार पढ़ाना है आज की तारीख में, तो अगर हम उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश और इस तरह के शब्दों को जिनको वो अपनी रोज़मर्रा की भाषा में यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन लैंग्वेज में, तो मुझे लगता है कि वो उस अखबार को उठाएंगे अगर उन्होंने पढ़ा। और उसमें बहुत ही किम कर्तव्य विमूढ़ टाइप का एक शब्द लिखा है, जिसको वो पढ़ेगा उसके लिए वो टंग ट्विस्टर हो जाएगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसका एक हो सकता है कि हिंदी में, सरल हिंदी में हो या उर्दू में हो, या फिर अगर इंग्लिश में कोई उससे मिलता जुलता वर्ड है जो वो बोलता है और वो समझता है। वरना वो हिंदी के अखबार को ना, हम कह रहे हैं हिंदी मर रही है, लेकिन अगर हम उसको अखबार नहीं पढ़ रहे हैं लोग, तो अगर वो किम कर्तव्य विमूढ़ लिखा होगा ना, तो वो उठा के वो कल से पढ़ना बंद कर देगा। मैम, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ जी, ना, तो किम कर्तव्य विमूढ़ के पक्ष में हम हैं, ना हम उस दिशा में जा सकते हैं, और ना ही हमें सिलिप्स वाले दिशा में जाना चाहिए। हमें एक बीच का रास्ता देखना चाहिए। और यहीं पर एक सवाल मेरा संकेत जी से है, ये आखिरी सवाल है आज के सत्र का। जो हमारी बोलियां हैं, हिंदी की बहनें हैं, हम भी विद्यार्थियों को गलत पढ़ाते हैं कि हिंदी की बोलियां हैं 17। असल में इन बोलियों की हिंदी है, इन बोलियों की बेटी है हिंदी। तो उन बोलियों के शब्दों का, उसका प्रयोग हिंदी भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में, या उन बोलियों के प्लेटफॉर्म, उनको लेकर उसकी कितनी गुंजाइश, कितनी जगह आपको दिख रही है? रुपेश जी, अब और ज्यादा बढ़ गई है। पूछिए कैसे? क्योंकि इस डिजिटल मीडिया के युग में लोग और ज्यादा इनवर्ड लुकिंग हो गए हैं, लोग और ज्यादा अपना अपना देखना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे पिताजी वो सन 75 से पत्रकार रहे हैं, अभी भी हैं, और अभी उनका एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अवध पंच। अवध पंच 150 साल पुरानी एक उर्दू की सैटिरिकल मैगजीन लखनऊ से निकलती थी, लेकिन ये अवध पंच अवधी भाषा को आगे ले जाने के लिए, और बहुत ही सोच समझ करके हम इसको भाषा बुला रहे हैं, बोली नहीं, क्योंकि हिंदी के जन्म होने के बहुत पहले से ये भाषाएं जीवित हैं। हिंदी सिर्फ 150 साल पुरानी बिल्कुल, है। और ये भाषाएं आज भी भाषाएं ही हैं। वो बात अलग है कि इनका स्कोप धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, भला हो कॉमेडी का, भला हो रील्स का, भला हो हर उस माध्यम का, कि किसी भी माध्यम से लोग अब, क्योंकि अपनी लोकल जबान में, अपने लोकल डायलेक्ट में, अब राजीव रंजन जी को आजमगढ़ जा करके अगर बोलना होगा तो क्या वो हिंदी, शुद्ध हिंदी वहां पर बोलेंगे? इनका मन नहीं करेगा कि थोड़ा सा भोजपुरी बोलें? लोगों से वो ज्यादा एलियन नहीं लगेंगे, नेचुरल लगेगा। ऐसे मैं अयोध्या चले जाऊं और अगर हम अवधी बोलने लगे तो मैं लोगों में ज्यादा घुलूंगा मिलूंगा, मैं एलियन नहीं लगूंगा। तो मुझे ऐसे लगता है सोशल मीडिया के दौर में अब इन सारी भाषाओं का, ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनका दौर बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। इसकी एक कैचमेंट एरिया और ऑडियंस है, और वो इनको देखेगी भी और सुनेगी भी। बहुत शुक्रिया सर। ये बातचीत बहुत देर चल सकती थी, लेकिन समय की पाबंदियां हैं। हमारे बीच 3 शानदार व्यक्तित्व थे। संकेत जी ने एआई का जिक्र किया तस्वीर को लेकर। जो व्यक्तित्व आपका है, एआई उससे बेहतर क्या बनाएगा? तो ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी, शानदार काम पत्रकारिता की दिशा में करने वाले संकेत जी, राजीव जी और आशीष जी, तालियां हो जाए। आप तीनों का आभार। खूबसूरत पलों को कैद करते हुए हमारी तीनों अतिथियों का हृदय से हार्दिक धन्यवाद।